अकाउंट्स में पूरा पास अटेम्प्ट 100 नंबर का पेपर करके आना, बस शुरू से एंड तक पहुंचना करेगा। चलो अब अगले चैप्टर पे आते हैं हम, चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, डिस्चार्ज ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, अब हम सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद डिस्चार्ज कैसे हो सकता है। उसका सबसे बेस्ट 3 तरीके जो कि मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं इज परफॉर्मेंस। आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दो। परफॉर्मेंस होती है 2 तरह की, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। Actual performance, when a person performs what he promised to do. Attempted performance, when a person promises to do what he promised, but the other party does not accept the same. कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसने ऑफर टू परफॉर्म दिया बट सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उस चीज को हम लोग बोलते हैं अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ऐसे ही वैलिड परफॉर्मेंस नहीं बन जाएगी, उसके लिए सेक्शन नंबर 39 की 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। तो पहले सेक्शन 37 में बताया गया कि वैलिड परफॉर्मेंस, हर चीज के साथ में वैलिड वर्ड है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड ऑफर क्या होगा, वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड कंसिडरेशन। अब पढ़ रहे हैं वैलिड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कब वैलिड परफॉर्मेंस बनेगी, सेक्शन नंबर 38 में 3 चीजें बोली। पहला पॉइंट उन्होंने बोला इट मस्ट बी अनकंडीशनल, सेकंड इट मस्ट बी विद प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, एंड थर्ड अदर पर्सन शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द सेम, उसके पास मौका हो कि उस चीज को रिव्यू भी कर सके। या तो परफॉर्मेंस होगी या फिर सेक्शन 39 में हो जाएगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच भी 2 तरह की होती है सेक्शन नंबर 39 के अकॉर्डिंग, ध्यान से ये सेक्शन सुनो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, केस स्टडी में भी आता है। When a person altogether refuses to perform, उसने साफ साफ मना कर दिया, altogether refuses to perform, मैं तो ये काम करूंगा ही, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। और it is anticipated that the person will not perform as on due date, it is called as anticipated breach. In case of anticipated breach of contract, the person may either rescind the contract and claim damages, or he may wait as on due date of performance. As on due date of performance, the person may either perform the contract, or it may result into actual breach, or there may be impossibility of performance. In case of impossibility of performance, the promisor loses the right to claim damages. उसमें सामने कोई एडवांटेज दे दिया बेच सकते, अब अगर इम्पॉसिबिलिटी होती है हम डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते। थर्ड तरीका है सेक्शन नंबर 62 में म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, आमतौर पे या तो पर्सन परफॉर्म करेगा या फिर ब्रीच होगी, या फिर सेक्शन नंबर 62 में म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट 3 तरह का हो सकता है, रैन शॉर्ट फॉर्म से हमने याद किया था, रेमिशन हो सकती है, ऑल्टरेशन हो सकती है, नोवेशन हो सकती है। रेमिशन मैंने अपने राइट को पूरा एक्सरसाइज नहीं किया, काइंड ऑफ वेवर होती है। नेक्स्ट है ऑल्टर, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ माइनर चेंजेस के साथ रिप्लेस कर दिया गया। नोवेशन, पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिप्लेस हो गया, देयर आर मेजर चेंजेस। उसके बाद अगला तरीका है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करना तो भी पार्टीज क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके साथ ही 2 पॉइंट्स और लिखनी है। एक हो सकता है ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई ऐसा रीजन हो गया था इस वजह से हो गया, या फिर सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था टाइम लैप्स, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर करना था, एंड लिमिटेशन एक्ट के अंदर वो टाइम बार्ड हो चुका। दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज कैसे होती हैं, ये भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है, हमने बहुत अच्छे से क्लास में याद किया हुआ है। पहला तरीका हमने पढ़ा परफॉर्म करो, या फिर ब्रीच होगी या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा। सेकंड चीज हमने पढ़ी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो सकती है, इसी के ही 2 पार्ट अलग अलग बना रखे हैं बट सेम ही मतलब है, एक है ऑपरेशन ऑफ लॉ और एक है टाइम लैप्स। उसके बाद 2 स्पेशल पॉइंट्स हमने किए, अगर क्या हो जाए वेवर हो जाए तो रिमिशन की जैसा ही है। एक है मर्जर ऑफ राइट हो जाए, इंटीरियर राइट सुपीरियर राइट के साथ मर्ज हो जाए। एक है सेक्शन नंबर 67 के अंदर नेग्लेक्ट ऑफ द प्रॉमिसर टू अफोर्ड फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस बाय प्रॉमिसर। इस चीज को हमने लिंक करना है वो रियलिस्टिक वाले एग्जांपल। उसके बाद पहला टॉपिक ये होने के बाद हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस होती क्या है, तो हमने परफॉर्मेंस रिवाइज कर लिया। सेक्शन 37 में एक्चुअल हो सकती है, अटेम्प्टेड हो सकती है। सेक्शन 38 की 2 कंडीशंस भी पढ़ी। अब क्वेश्चन आता है हु कैन परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है।
तो सेक्शन नंबर 40 से 42 में बताया गया पर्सन हिमसेल्फ और हिज एजेंट और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अनलेस अदरवाइज एग्री। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने एग्री किया कि मैं खुद करूंगी, अगर मेरी डेथ हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, उस केस में मेरा लीगल हायर वैलिड नहीं। अनलेस अदरवाइज एग्री आमतौर पे क्या होगा, पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल खुद भी कर सकता है, उसका एजेंट भी कर सकता है एंड उसका लीगल हायर भी कर सकता है। इनफैक्ट इसमें अगला पॉइंट क्या था, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर हमने कुछ और एग्री किया तब तो लीगल हायर की कभी भी ड्यूटी नहीं आएगी। और अगर वो स्किल के ऊपर बेस्ड है, पर्सनल स्किल के ऊपर बेस्ड है, उस केस में चाहे एग्री किया चाहे नहीं, कभी भी आपकी लीगल हायर्स लायबल नहीं। ये था सेक्शन नंबर 40। उसके बाद अगला पॉइंट था, क्या थर्ड पार्टीज परफॉर्म कर सकती हैं? हमारी मर्जी है अगर थर्ड पार्टी परफॉर्म करे कि हम उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है, इट डिस्चार्जेस द ओरिजिनल पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ओरिजिनल पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था जॉइंट प्रोमिसर्स। इसमें से बहुत बार केस स्टडी आती है, हमें एक अमाउंट की कैलकुलेशन करनी होती है। जॉइंट प्रॉमिस के केस में क्या होगा, जॉइंट प्रॉमिस के केस में तो को प्रोमिसर्स आर लायबल जॉइंटली एंड सेपरेटली। हम अपने प्रॉमिस को एनफोर्स कर सकते हैं अगेंस्ट आइदर और ऑल को प्रोमिसर्स। सारे को प्रोमिसर का अनलेस अदरवाइज अग्रीड इक्वल शेयर होगा, तो सब लोग या तो इक्वली लायबल होंगे या मैं किसी एक के अगेंस्ट भी अपना राइट एक्सरसाइज कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने किसी एक के अगेंस्ट अपना राइट एक्सरसाइज किया, अपने आप पर एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उस पर्सन का राइट है वो बाकी लोगों से उनके कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकता है, उनका शेयर मांग सकता है। अगर एक पर्सन की डेथ हो जाए तो जो उसका लीगल हायर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर सबकी डेथ हो जाए तो सबके लीगल हायर्स इस केस में रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई ना कोई लीगल है मेजर, उस केस में माइनर का गार्डियन अपॉइंट करता है, बट लीगल है हमेशा मेजर ही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें था, अगर कोई एक पर्सन को हम रिलीज करते हैं, तो अगर किसी एक पर्सन को रिलीज किया जा रहा है उसका बेनिफिट भी सारे पार्टनर्स को, सारे को प्रोमिसर्स को। नेक्स्ट है, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो जो उसका लॉस है वो बाकी सारे को प्रोमिसर्स क्लियर करेंगे। ये था सेक्शन नंबर 42। इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस टाइम पे करना है और किस प्लेस पे करना है। टाइम के बाद अगर स्पेसिफिकली कोई टाइम अग्री किया गया था उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, अगर कोई टाइम अग्री नहीं किया गया था तो यूजुअल बिजनेस आवर्स, रीजनेबल टाइम, यूजुअल बिजनेस आवर्स के टाइम पे करना है, हम रीजनेबल टाइम पे करें। नेक्स्ट है प्लेस, अगर कोई प्लेस फिक्स की गई थी तो उसी प्लेस में ही करना है, अगर कोई प्लेस फिक्स नहीं की गई थी तो उस केस में रीजनेबल प्लेस एज पर सर्कमस्टांसेस हम डिसाइड करते हैं कि कहां पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए। इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये था कि अगर टाइम इज ऑफ असेंस है उस केस में क्या, ये सब लोग ध्यान से सुनो क्योंकि इसमें से ना बहुत बार केस स्टडी आती है और शायद कुछ बच्चों का ये आंसर गलत। तो पहले तो हमने ये देखना है कि क्या हमें सर्कमस्टांसेस से केस को पढ़ के ये पता चल रहा है कि टाइम इज ऑफ असेंस, पार्टीज के बीच में ऐसा कभी हुआ है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, तो या तो पार्टीज के बीच में अग्री हुआ होगा कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंस है या फिर नहीं हुआ। अगर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और डिले हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हम डैमेजेस पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इम्पॉसिबल ही हो गया तब भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। पर इस केस में हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, अपने आप ही लॉजिकली सोचेंगे इस केस में हम डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाले पर्सन की कोई भी गलती नहीं है। इस केस में डैमेजेस क्लेम नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर टाइम असेंस का था और डिले हो गया, अगर डिले हो गया तो वॉइड नहीं हुआ और हम डैमेजेस फिर भी क्लेम कर सकते हैं। सामने वाले पर्सन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट अगर डिले हुआ है मैं डैमेजेस तो ले सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऑनर करना पड़ेगा। अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगी तब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती। ठीक है, मान लो उसने बहुत लेट किया काम क्योंकि फ्लड्स आ गए, फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर सकती क्योंकि मैंने बताया ही नहीं हुआ था टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं इस केस में भी क्या कर सकती हूँ, डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ। मतलब कि हम हमेशा डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकते हैं, एक्सेप्ट अगर कैंसिल किस वजह से हो रहा है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड टाइमिंग ऑफ असेंस, क्योंकि इस केस में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया तो सामने वाले को हमें जो लॉस होगा इस केस में डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। बाकी सारे केसेस में
आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, आमतौर पे तो वॉइड होता ही है, पर अगर टाइम सेंस का नहीं था तो वॉइड नहीं है। जब भी क्या चीज, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट को तो अभी भी वैलिड मान रही हूँ। लेट्स से मैंने तुमसे कोई चीज, इस केस में सॉरी लेकिन पॉसिबिलिटी होगी ना, उसमें उसकी नहीं आएगा। सॉरी, मैं इस पूरे चार्ट को दोबारा रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन ये है कि टाइम के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड की गई थी कि टाइम और सेंस का है या नहीं। तो दो चीजें हो सकती हैं, अगर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा या फिर नहीं कर। अगर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फिर भी पर्सन ने डिले विदाउट एनी रीजन, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। बट अगर वो इम्पॉसिबल ही हो गया था तो मैं डैमेजेस नहीं, अगर टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा था तो उस केस में अगर उसने डिले किया मैं कैंसिल नहीं कर सकती पर मैं डैमेजेस मांग सकती हूँ। एंड सेकंड केस में जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, इस केस में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल कर सकती हूँ और डैमेजेस भी नहीं मांग सकती क्योंकि टाइम एसेंस का था ही, ना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा ना ही डैमेजेस। एक और इसमें स्पेशल केस था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हु कैन परफॉर्म, पर्सन कुछ भी कर सकता है, उसका लीगल हायर भी और एजेंट भी, एंड हमने बोला थर्ड पार्टी भी कर सकती है। अब वैसे ही मान लो किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, टाइम असेंस का था पर उसने लेट परफॉर्म किया, क्या मैं फिर भी उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? आंसर इज यस। मान लो देयर इज डिले पर मेरे पास फिर भी ऑप्शन है ना, मैं उसे एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ। मतलब इस केस में बेटर वर्ड would be कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, voidable। समझ गए ना सब बात? अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, वॉइडेबल था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्या मैं डैमेजेस मांग सकती हूँ? अनलेस आपने ये स्पेसिफाई किया। मान लो मैंने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया एंड उस पर्सन ने डिले किया और टाइम इज नॉट ऑफ असेंस, टाइम ऑफ असेंस का नहीं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर नहीं सकती इस केस में, ठीक है। बट अगर इस केस में टाइम असेंस का था तो मेरी मर्जी, एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं डैमेजेस नहीं मांगूंगी, या फिर अगर मैंने पहले से ही बताया देख तूने कॉन्ट्रैक्ट लेट किया है, मेरा नुकसान हुआ है, मैं डैमेजेस लूंगी, पर तुम्हारा नुकसान ना हो मैं कुछ एक्सेप्ट कर। समझ आ गया सबको? पक्का अच्छे से क्लियर है? ये था सेक्शन नंबर 46 टू 50। तो हमने अभी तक परफॉर्मेंस चैप्टर में क्या पढ़ा? पहला टॉपिक पढ़ा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। एक पूछा जाता है व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक पूछा जाता है व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं होती। आप सिर्फ फर्स्ट लाइन काट, फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने क्या कुछ लिखा था कि परफॉर्मेंस हो सकती है, ब्रीच हो सकती है, बाकी सारे पॉइंट्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं, ऑपरेशन ऑफ लॉ के केस में, लैप्स ऑफ टाइम के केस में, वेवर के केस में, निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसर के केस में, एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट के केस। तो सेम क्वेश्चन दो पर्सपेक्टिव से आपकी बुक में गिवन है, ध्यान रखना है कि सिर्फ दो पॉइंट्स का डिफरेंस है, एक है परफॉर्मेंस और एक है। इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए, ये भी आप लिख के इंपॉर्टेंट मार्क करो। वैसे तो पक्का किया होगा, लेकिन तो स्पेशली इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करो। सेक्शन 59 टू 61, 59 टू 61 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। इसमें ना स्पेशली आपने ये याद करना है कि इस आंसर को लिखो कैसे, क्या लैंग्वेज का यूज। तो जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मल्टीपल डेट्स दिए हुए हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेट्स एंड नाउ द डेटर gives some payment which is not sufficient to appropriate against the whole debt, उसने जो पैसे दिए हैं it is not sufficient कि उससे पूरा डेट भी डिस्चार्ज हो। how to appropriate such payment, उस पेमेंट को कैसे appropriate किया जाए। तो पहला सेक्शन कहता है as the debtor indicates, अगर डेटर ने इंडिकेट किया है, चाहे एक्सप्रेस किया चाहे इम्प्लाइड था, कोई भी तरीके से, चाहे डेटर ने एक्सप्रेस तरीके से बताया चाहे इम्प्लाई किया कि इस डेट को एडजस्ट करना है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डेट, इस अमाउंट पेमेंट को एडजस्ट करना है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डेट, इट मस्ट बी एडजस्टेड अगेंस्ट दैट। नेक्स्ट है इफ द डेटर फेल्स टू इंडिकेट, वर्ड यूज किया गया इंडिकेट, ठीक है। और हमें ना आंसर लिखते हुए मुझे पर्सनली प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कि डेटर किसे माने क्रेडिटर किसे माने। तो देने वाला डेटर होता है जो पैसे दे रहा है, डी से याद करो, मैंने उस तरीके से खुद याद किया कि जो दे रहा है ना पैसे वो कौन है, डेटर। तो कहते हैं जिसने पैसे देने हैं वो पहले बताएगा कि पैसे किस चीज के साथ एडजस्ट करो। तो अगर मैंने किसी से मल्टीपल डेट्स लिए एंड अब मैं कोई पेमेंट करूं व्हिच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द होल डेट,
तो मैं इंडिकेट करूंगी, अगला वर्ड आपने याद करना है इंडिकेट, डेटर इंडिकेट करेगा कि इसे किस डेट के साथ एडजस्ट करना है, इट मस्ट बी एप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट। इफ द डेटर फेल्स टू इंडिकेट, द क्रेडिटर कैन एडजस्ट इट अगेंस्ट एनी लीगल डेट, क्रेडिटर किसी भी लीगल डेट के साथ कर सकता है, बट नॉट डिस्प्यूटेड डेट, डिस्प्यूटेड डेट के साथ नहीं कर सकता। इंक्लूडिंग टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड डेट के साथ। नेक्स्ट है if the debtor fails to indicate and creditor also fails to indicate, ना creditor ने एक्सप्रेस किया ना ही debtor ने एक्सप्रेस किया। इस केस में जो एक्सप्रेशन है और रिटन वर्ड्स में भी हो सकता है, इम्प्लाइड में भी हो सकता है। तो अगर दोनों ने नहीं किया, इट शैल बी डन क्रोनोलॉजिकली, उस केस में क्रोनोलॉजिकली होगा। डिफरेंट है बिना रिटर्न कंसेंट, जैसे वो सेक्शन 25 के सेक्शन में टाइम बार्ड है, इस केस में बिना रिटन कंसेंट के क्योंकि डेटर ने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या चीज बिजनेस में पुरानी डेट्स पहले ही करते हैं कि वो पहले चल रहा है, इसमें लीगल एक्शन ही नहीं ले सकते ना, वो टाइम आगे जाएगा। पहले मैं उसके साथ ही करूंगी, क्या कंफ्यूजन का क्लियर करूंगा, आपका क्लियर है सब। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था किस सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। उसके ना मैं 5 रूल्स आपकी बुक में लिखे हैं, वो 5 रूल्स एक बार अच्छे से रीड करना चाहती हूँ। पहले तो बेसिक बताती हूँ किस सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट ना 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो होते हैं जिसमें साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस हो, एक है जिसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो। अगर साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है, द पर्सन हैज टू परफॉर्म if the other party is word याद किया होगा, if the other party is ready and willing to perform, ड्यूटी पूरी करनी ही पड़ेगी। बट अगर उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर फिक्स किया गया था तो उसी ऑर्डर में ही हमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना। अब इसके बारे में 4 रूल्स में क्या बोल रहा हूँ, क्या रूल्स आएंगे। लेट्स से एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो किया गया था और जिस पर्सन की पहली ड्यूटी बनती थी उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं, तो अब क्या होगा, सामने वाले पर्सन को अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। सेकंड, सामने वाला पर्सन डैमेजेस मांग सकता है अगर उसको कोई भी लॉस हुआ है। थर्ड, उसके एंड पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, वो चाहे तो इसे अभी भी कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो वो इसे कैंसिल भी कर सकता है। लास्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पार्टी है वो कोई भी डैमेजेस नहीं मांग सकता। एक बार इसे क्लिक करेंगे। कंपैरेटिवली हेल्दी चैप्टर था बट 15 मिनट्स में रिवाइज हो गया। हाँ जी, ये देखो 4.7 टॉपिक। सबसे पहले उन्होंने बताया कि द प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग, जब तक के सामने वाला रेडी और विलिंग नहीं है मुझे भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑर्डर, अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर फिक्स किया गया था तो उस ऑर्डर में ही हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है। दे शैल बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर इन व्हिच द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। liability of the party preventing the event on which contract is to take effect, कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस थी, उस पार्टी की क्या लायबिलिटी होगी जिसने प्रिवेंट किया, जिसने हमें रोका, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट आगे चल ही नहीं पाई। हम लोगों ने क्या किया था, इसका एग्जांपल रियल एस्टेट वाला। मैंने किसी को घर की कंस्ट्रक्शन के लिए बोला दिवाली तक घर बनाना है, अगर मैं उसे रॉ मटेरियल ही नहीं दूंगी तो क्या होगा, कहते पार्टी प्रिवेंटिंग द इवेंट। मैंने रॉ मटेरियल नहीं दी, मैंने वो इवेंट ही प्रिवेंट कर दिया जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होना था, इट हैज टू टेक इफेक्ट। अब कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकता है, कैंसिल। कहता है अफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस व्हिच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म। इसका अफेक्ट क्या हो, क्या सामने वाले को अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी, नहीं। आई कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रॉमिस। जब मैंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, मैं उससे नहीं बोल सकती कि दिवाली तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो। तो पहली पावर क्या आई, कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया। दूसरा, मेरे राइट भी खत्म हो, मैं अब परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकती। तीसरा, affect failure to perform at a time fixed in a contract in which time is essential। और वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें हमने बोला था कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम के अंदर अंदर नहीं किया। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम के अंदर अंदर नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल। पर्सन चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। अगर टाइम असेंशियल नहीं था, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि हमने बताया ही नहीं कि टाइम असेंशियल है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनेगा, पर पर्सन हमसे क्या क्लेम कर सकता है,
डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इन दोनों के साथ आप एक वर्ड लिखो, केस स्टडी। ये पूरा वर्ड आपने, ये पूरा पैराग्राफ एक टॉपिक के अच्छे से पढ़ के जाना है। ये 5th पॉइंट, सेक्शन नंबर 55, केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से। अफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एट टाइम अदर देन अग्रीड अपॉन। मान लो किसी पर्सन ने अग्री टाइम पे नहीं किया, काम लेट किया, पर मैंने फिर भी एक्सेप्टेंस कर ली, मैंने फिर भी कहा कोई बात, तो उस केस में क्या सामने वाला पर्सन कंपनसेशन मांग सकता है? कंपनसेशन नहीं मांग सकता अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस गिव्स नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन। जब आपने लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट की, अगर आपने बोला था मैं लेट एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ पर मैं डैमेजेस लूंगी, फिर तो मैं डैमेजेस ले सकती हूँ, नहीं तो मैं डैमेजेस नहीं ले सकती। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट ही एक ऐसे काम के लिए हुआ जो कि इम्पॉसिबल था, और वो इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी थी, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करना मुझे उसे नहीं पता था, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड अब इसमें इन्होंने फर्दर 3 केस बना दिए जो कि शायद केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते। कहते हैं मान लो एक इम्पॉसिबिलिटी ऐसे थी कि सबको पता ही है कि इम्पॉसिबल, मैंने और फिनाक ने डिसाइड किया कि हम इकट्ठे मिलकर बैंक खोलेंगे, हमें पता है कि इम्पॉसिबल है, हमारे पास 100 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, तो इस केस में अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? अननोन टू बोथ द पार्टी, हमें खुद ही नहीं पता, हमने किसी केमिकल की परचेज सेल के लिए डील किया, हमें पता ही नहीं कि लीगली वो बैंड है, जब हम काम करने लगे हमें तब पता चला कि ये तो गवर्नमेंट की बैंड लिस्ट में आता है, इस केमिकल में डील ही नहीं कर सकते, लीगली इम्पॉसिबल है, तब भी अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? अगर एक पार्टी को पता, मान लो किसी एक पर्सन को पता था कि ये चीज इम्पॉसिबल है, लेट्स से मैंने किसी को प्रॉमिस किया मैं तुम्हें ये केमिकल दूंगा और मैंने उससे 1 लाख रुपए एडवांस ले लिया, और मुझे पता है ये काम हो ही नहीं सकता, और मैं बाद में इसे बोलूंगी कि ये तो लीगली अलाउड ही नहीं, और आराम से इसे पैसे वापस कर दूंगी, चाहे तो मुझे पता था या मुझे रीजनेबल डिलीजेंस से पता चल सकता, मेरा बिजनेस है, उस चीज को पता होना चाहिए, नहीं तो कोई भी झूठ भी बोल देगा ना कि नहीं पता। कहते चाहे तो आपको पता था या आप इस पोजीशन में थे कि आपको पता होना चाहिए, दोनों केसेस में सामने वाला पर्सन आपसे क्या मांग सकता है? कंपनसेशन मांग सकता है। इसके साथ भी लिख लो केस स्टडी। समझ तो आई होप सबको आ ही गया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करेंगे सबको समझ आया कि नहीं? यस मैम। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, अगर कॉन्ट्रैक्ट बाद में इम्पॉसिबल हुआ है, इसी का दूसरा नाम है पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, इसका रीजन ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है, लैप्स ऑफ टाइम भी हो सकता है, इस केस में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब ये 2 टॉपिक्स ना मैंने कभी फॉर्मली आपकी क्लास में कराए नहीं, बस सिर्फ रीड कर रही हूँ, आपको आते हैं। कहते हैं मान लो कोई प्रॉमिस ऐसा है जिसमें कुछ काम लीगल है कुछ काम इलीगल है, तो अगर फेवरेबल है तो लीगल काम को अप्लाई किया जा सकता है, दूसरे को नहीं किया जा सकता। यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया रेसिप्रोकल प्रॉमिस, अब यूज कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस मतलब या मैं ये करूंगी या मैं ये करूंगी, जैसे कि मान लो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे फोन खरीद रही हूँ, शायद मैं आपको इसके बदले में कैश में पैसे दूंगी, या फिर शायद मैं आपको इसके बदले इलीगल ड्रग्स दूंगी, तो किस केस में कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है, किस केस में नहीं? अगर मैं कैश में पेमेंट करती हूँ उस केस में किया जा सकता है, दूसरे केस में। तो सेम बात है, बस अलग अलग वर्ड यूज किए, ठीक है। एप्रोप्रिएट चैप्टर का देख लो 3 मिनट, कोई पॉइंट में डाउट है मुझे पूछो, सारे डिटेल्स एक बार देख लो, पूरे चैप्टर के सारी हेडिंग्स अच्छे से देख लो, फिर अगले चैप्टर पे चलते हैं। सेक्शन 53 में जो पार्टी प्रिवेंट कर रही है उसको डैमेजेस करने पड़ेंगे कॉम्पनसेशन। दोबारा सेक्शन 53 में जो पार्टी प्रिवेंट कर रही है दूसरी पार्टी, डैमेजेस पे करना होगा, कितना डैमेज, मतलब उसमें कोई ऑप्शन लगेगा कि स्पेसिफाइड या नॉर्मल डैमेज? सेम तो फिर चैप्टर नॉर्मल डैमेजेस, रिमोट डैमेजेस नहीं कर सकते, विंडिक्टिव डैमेजेस, देखिए किस टाइप का केस है। चॉकलेट दे दिनो कोई नहीं, पहले तो खा रही थी। बच्चे सक्सेशन का मतलब अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज उसके लीगल हायर को ट्रांसफर कर, पर मैक्सिमम उसकी लायबिलिटीज कितनी ट्रांसफर होंगी? अप टू एसेट्स, एसेट से ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम या उसके बराबर हो सकती। असाइनमेंट का मतलब है मैंने अपनी चीज किसी को ट्रांसफर कर दी,
कोई डेथ नहीं हुई है, मैंने वैसे ही अपनी कोई चीज किसी को ट्रांसफर कर दी, क्या मैं अपनी लाइबिलिटी किसी को ट्रांसफर कर सकती हूँ? नहीं, हम सिर्फ अपनी राइट असाइन कर सकते हैं, लाइबिलिटी से साइन कर ही नहीं सकते। मतलब मैं बोलूँ कि मेरा बैंक का लोन मैं भरेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई डिस्चार्ज करनी हो, मतलब जैसे मैंने आपको भी पेमेंट देनी हो तो तब तो वैलिडिटी है, तो पहले तो लाइबिलिटी आप असाइनमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। नहीं तो असाइनमेंट वर्ड ही नहीं यूज हुआ, नहीं तो एडजस्टमेंट होगी तुम्हारे डेट में किसी और चीज के म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो agreement ठीक है? होता है। तो पढ़ो बस अच्छे से, सब लोग ना सेशन असाइनमेंट रीड करो। कई बार हमें चीज पता होती है बट एग्जाम में लिखने टाइम प्रॉब्लम आती है, शायद आपने टेस्ट में ये चीज फील भी की होगी, तो रीड करो इसको। लीगल एंटिटी नेम से लगा सकते अगर दोनों पार्टी में अगर तो हैं। थोड़ा बताइए। और अगर इकट्ठी पेमेंट चाहिए तो वो एप्रोप्रिएट करते हैं उसकी। हाँ, अगर नहीं, अगर ऐसा हो कि एक ही दिन मैंने 2 डेट लिए तो दोनों सेम उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। पुराना डेट पेमेंट उसके पेमेंट अलग इसके नेक्स्ट वाला कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट में नहीं कर सकते। सॉरी, दोनों whether they are or not time barred, दोनों केस में टाइम बार्ड कर सकते हैं, डिस्प्यूटेड भी नहीं कर सकते, इलीगल भी नहीं कर सकते। अगर किसी डेट पर डिस्प्यूट है या वो इलीगल है उसमें नहीं कर सकते, टाइम बार्ड में कर सकते हैं इन बोथ केसेस। सेक्शन 59 और 61 में दोबारा बताती हूँ, एक बार एक ऑनलाइन स्टूडेंट का भी डाउट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, पहले इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन। जब एक डेटर ने एक क्रेडिटर सेवरल डेट्स दे दी, मैंने किसी से 5 बार अलग अलग टाइम पे पैसे लिए, मैंने उसे अलग अलग पेमेंट्स कर दी, 5 डेट्स दे दी, अब मैंने पेमेंट की बट नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल डेट्स। लेट्स से मैंने टोटल किसी से टुकड़ों में 10 लाख रुपए लिए, अब मैं उसे 1 लाख रुपए दे दूं, अब 1 लाख से पूरा डेट तो डिस्चार्ज होगा नहीं, वो ये 1 लाख किस डेट के अगेंस्ट एडजस्ट करे। अलग अलग डेट पे डेट लिए थे, किसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, किसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम होगा, शायद कोई बिना इंटरेस्ट के हो, तो किस चीज के साथ वो इसे एडजस्ट कर सकता है, किस चीज के साथ एप्रोप्रिएट कर सकता है। सेक्शन कहते जो पैसे दे रहा है, जो डेटर है वो बताए ना, जब मैं पैसे मैं उन्हें बताऊंगी कि जो पैसे मैंने 2 तारीख को लिए थे उसके साथ एडजस्ट करो। अगर डेटर ने इंडिकेट किया, चाहे बोल के चाहे उसके कंडक्ट से पता चल रहा है, तो वो अमाउंट उसी के साथ ही एप्रोप्रिएट हो जानी चाहिए। अगर सामने वाले एक्सेप्ट कर लिए, इट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंग, उसके साथ ही एडजस्ट करनी है। सेम अमाउंट कितना उसने कोई ऐसा अमाउंट पे करा है चाहे सेम अमाउंट नहीं है, पर मैंने बोला कि जो 2 तारीख को पैसे लिए थे उसके साथ एडजस्ट करो, तो उसके साथ ही एडजस्ट करो। इफ द डेटर डज नॉट बिलीव, अगर डेटर कुछ भी बताना भूल जाए तो क्रेडिटर की मर्जी। इफ डेटर हैज omitted to intimate, ना उसने एक्सप्रेस किया ना ही इम्प्लाई हो रहा है कहीं भी चीज से, तो क्रेडिटर उसे कहीं भी एडजस्ट कर सकता है इंक्लूडिंग, बट वो सिर्फ किस टाइप की डेट के साथ एडजस्ट कर सकता है, लीगल। अगर मान लो मैंने कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके साथ मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। टाइम बार्ड के साथ मैं एडजस्ट कर सकती, डिस्प्यूटेड डेट के साथ नहीं कर सकती। तो आप सिंपल बोल सकते हो इलीगल के साथ, डिस्प्यूटेड डेट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, टाइम बार्ड डेट के साथ कर सकते। थर्ड, अगर मैंने भी नहीं बताया, क्रेडिटर ने भी नहीं बताया, एंड उस केस में हम कैसे करेंगे, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इस केस में भी टाइम बार्ड के साथ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, इलीगल और डिस्प्यूटेड डेट के साथ नहीं। उसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअल होती है, एंटिसिपेटेड होती है। एक्चुअल में आप साथ के साथ आपके पास रेमेडीज आ जाती हैं, एंटिसिपेटेड में आप चाहो तो कैंसिल करो, चाहे तो आप वेट करो। वेट करते हो तो इससे 3 ऑप्शन आते हैं, शायद ब्रीच हो जाएगी, शायद परफॉर्मेंस हो जाएगी, शायद इम्पॉसिबल। अब मेक
पॉइंट है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड कर दिया तो मेरे पास रेमेडीज क्या है, मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, मैं डैमेजेस मांग सकती हूँ, मैं क्वांटम मेरिट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकती हूँ, इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। अगर किसी को ये याद नहीं था तो स्पेशली इस चीज के ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी पूरी ना करे तो ब्रीच के लिए हमारे पास 4 रेमेडीज, हम डैमेजेस मांग सकते हैं, ये तो ऑब्वियसली सबको याद ही होगा, डैमेजेस मांग। देन क्वांटम मेरिट, जितना काम आपने कर दिया उसके तो पैसे आप लोगे, as much as the party deserves। क्वांटम मेरिट को अगर कभी भी डिफाइन करना हो तो as much as the party deserves। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बना हुआ है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम पार्टी को बोल सकते हैं कि तुमने जो प्रॉमिस किया था मुझे तो वही पूरा करके दो। या फिर इंजंक्शन, इंजंक्शन की रेमेडी मेरे पास सिर्फ एंटीसिपेटेड ब्रीच में होती है। अगर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ब्रीच करेगा तो मैं कोर्ट के थ्रू उसे प्रिवेंट कर सकती हूँ कि तुम ब्रीच ना करो, ये सिर्फ एंटीसिपेटेड ब्रीच। अब हमारे पास आया टॉपिक डैमेजेस। डैमेजेस कौन कौन सी टाइप की होती हैं? एक होती है नॉर्मल डैमेजेस या हम जिसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस, इस केस में जो मेरा एक्चुअल लॉस है मैं उसे रिकवर करूँ। एक होती है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस को सिर्फ तभी रिकवर किया जा सकता है अगर मैंने स्पेशल कंडीशंस बताई थी, अगर मैंने स्पेशल नेचर नहीं बताया था तो मैं स्पेशल डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकती। एक होती है रिमोट डैमेजेस जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डैमेजेस, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, इनडायरेक्टली लिंक्ड। जैसे कि इसका एक एग्जांपल, सामने वाले पर्सन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जिसकी वजह से मैं भी अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं कर पाई, मुझे उसका लॉस हुआ, दैट इज ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब मुझे एक्सपेक्टेड था कि उस पर्सन से मुझे हर साल 2 लाख का प्रॉफिट होगा, दैट वाज ओनली एंटीसिपेटेड, मुझे लगता था ऐसा होगा। ये क्या है? रिमोट डैमेजेस है। टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एक पर्सन की बस खराब हो गई तो उस केस में अगर उसे बीमारी हो गई, वो फीवर हो गया और वो डॉक्टर के पास गई, दोज आर इनडायरेक्ट डैमेजेस। इनडायरेक्ट डैमेजेस या रिमोट लॉस कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। upheld in the case law Hedley versus Bexley। एक होती है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस जस्ट टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ लॉ। एक होती है विंडिक्टिव डैमेजेस, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सम्पलरी डैमेजेस। एग्जांपल सेट करने के लिए दिखा है, 2 केसेस हमने याद किए थे, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंड इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। और जो डिसऑनर हुआ है उस केस में हायर लोअर द अमाउंट हायर द पेनल्टी, जितने कम अमाउंट का चेक बाउंस होगा उतना गुडविल का नुकसान होगा, उतनी ज्यादा पेनल्टी होगी। एक होती है लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड सॉरी प्री डिसाइडेड डैमेजेस। प्री डिसाइडेड डैमेजेस मतलब कि हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि अगर ब्रीच होगी तो कितनी डैमेजेस देंगे। अब इंडिया का रूल ये है कि जो प्री डिसाइडेड डैमेजेस है जरूरी नहीं कि जो डिसाइड कर रखा था उतने पैसे मिलते हैं, जितना जेन्युइन एस्टिमेट है लॉस का, कि जेन्युइनली आपको लगता था इतना लॉस होगा और लॉस के बराबर ही है, उतनी अमाउंट आप रिकवर कर सकते हो, इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। एक होती है पेनल्टी। पेनल्टी का नेचर जेन्युइन नहीं होता, पेनल्टी का नेचर होता है सामने वाले को रोकना कि वो ब्रीच करे ही ना। ये जो पेनल्टी है इंडिया में रिकवरेबल नहीं है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने साइन किया। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी को इंपॉर्टेंट मत करो, इसके डिफरेंस हम पर्सनल इनकन्वीनियंस वही रिमोट डैमेज क्या? पर्सनल इनकन्वीनियंस रिमोट डैमेज पर्सनल इनकम की तो उसी की वजह से तो नॉर्मल डैमेजेस भी मांग सकते हो। हम जैसे उसमें लिखा था कि एक तो होटल के चार्जेस देने पड़े तो वो ऑब्वियसली रिकवरेबल है, फिर पर्सनल इनकन्वीनियंस और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल तो रिमोट हो गया, मेडिकल अब पर्सनल इनकन्वीनियंस पर्सनल इनकन्वीनियंस एक्चुअली नॉर्मल ही है, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल। मतलब वो रिकवरेबल है। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के डिफरेंस को समझ तो सबको आया होगा, तो आई थिंक रिवीजन सेशन में तो इसका कोई फायदा नहीं है, बट ये आप लोगों ने जरूर करके जाना है एग्जाम वाले दिन। इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। इसे याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आप लोग याद कैसे रखोगे लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी का डिफरेंस। एक तो उन्होंने रूल बनाया ऑन द बेसिस ऑफ सम, अमाउंट के बेसिस पे। लिक्विडेटेड डैमेजेस में जो हमारा लॉस होता है इट इज इक्वल टू जो रियल लॉस जो हमने पेनल्टी की है प्री डिसाइडेड डैमेजेस, पर पेनल्टी के केस में हमने उससे बहुत ज्यादा होंगे। सेकंड पॉइंट आप लोग लिखोगे टाइम के साथ लिंक करके। अगर हमने लिखा था कि अगर इस डेट तक पेमेंट कर दोगे तो इतने पैसे लेंगे, इस डेट से लेट पेमेंट करोगे तो हम ज्यादा पैसे लेंगे। जो हमने डेट के साथ लिंक किया उस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस। उस डेट के साथ बाद जो एक्स्ट्रा पेमेंट ली जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? पेनल्टी। एक है कि पार्टीज ने क्या एक्सप्रेस किया,
कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखेंगे कि पार्टीज के सर्कमस्टांसेस से उनके बात करने के ढंग से हमें क्या पता चल रहा है। अगर कोई एग्जॉर्बिटेंट बहुत ज्यादा अमाउंट है तो वो क्या चीज होगी, पेनल्टी होगी। अदरवाइज जो मेन डिफरेंस है वो है कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं वो जेन्युइन एस्टिमेट है, और जो पेनल्टी होती है उसका इंटेंट क्या होता है, टेरर क्रिएट करना, कोअर्शन क्रिएट करना। ये 4 पॉइंट्स से आप याद कर सकते हो, अमाउंट, टाइम, उसका नेचर और पार्टीज ने सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे क्या यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट आएगा हमें क्वांटम मेथड के बारे में। क्वांटम मेथड में हम लोग लिखेंगे, कहते हैं अगर किसी पर्सन ने किसी से कोई सर्विस ली है एंड ये पता है कि वो उसके लिए पैसे चार्ज करेगा, मतलब कि वो ग्रेटिशियस एक्ट नहीं, पर एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड नहीं की गई, तो उसे रीजनेबल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। लॉ का मतलब है कि उसे पे करना पड़ेगा। तो ये क्या रूल क्या अप्लाई हो रहा है, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व्ड, उतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटम। सिर्फ इतना ही याद करो और 2 या 3 एग्जाम्पल्स याद, सिर्फ इतना याद रहेगा, इससे ज्यादा याद नहीं रहेगा। तो इसकी 2 एग्जाम्पल्स। एक और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, जो डैमेजेस है वो नेचर में कंपनसेटरी होती हैं, क्वांटम मेथड नेचर में रेस्टिट्यूटरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार आपको ऐसा हो सकता है एग्जाम में ये लाइन लिखी जाए और बोला जाए कि इस लाइन को एक्सप्लेन करो, तो इसका मतलब क्या है। डैमेजेस क्या करती हैं, मुझे कंपनसेट करती है, मेरा नुकसान हुआ उसके लिए मुझे कंपनसेट कर रही है। पर क्वांटम मेथड कह रहा है कि जहां पे होनी चाहिए थी मुझे उसी पोजीशन पे वापस ले, रेस्टिट्यूटरी कि जो मैंने सर्विस दे दी उसके लिए मुझे पैसे मिलने चाहिए एज मच एज द पार्टी डिजर्व्स, मुझे उसी जगह पे वापस। बाकी सारे पॉइंट हमने इस टॉपिक में कर लिए हैं। डन हो गया ये चैप्टर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला चैप्टर है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छे से रिवाइज कर लिया, पांचों उसकी टाइप्स भी रिवाइज कर ली जिन्हें है, और उसका मीनिंग भी अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब ना कई बार यहाँ से आप लोग रिवाइज करके जाते हैं, मैं आपको अच्छे से पढ़ा भी देती हूँ। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है, रूल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आता है ना रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के रूल्स क्या क्या है, वैसे ही आता है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्या क्या है। तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन लिख लो 6.2। सबसे पहले कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिपेंडेंट है एक कोलेटरल इवेंट के होने या फिर ना होने, समथिंग व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन एक्सटर्नल इवेंट, एंड दैट एक्सटर्नल इवेंट इज अनसर्टेन, वो अनसर्टेन है, वो पता नहीं होगा या नहीं। इट मस्ट नॉट बी मियर विल ऑफ द प्रॉमिसर, वो चीज प्रॉमिसर की मियर विल नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा अगर मैं दिल्ली गई तो मैं ये काम करती हूँ, इट कैन नॉट बी अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये मेरी मर्जी की होता है। पर अगर मैं बोलूं अगर मुझे दिल्ली की टिकट मिल गई तो मैं ये काम कर दूंगी, नाउ इट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी एक एक्सटर्नल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि मुझे दिल्ली की टिकट मिलेगी या नहीं। समझ रहे हो ना सब लोग। अब इसके रूल्स में आप लोग क्या लिखोगे, इससे याद कैसे करते हैं। पहला पॉइंट इससे मीनिंग में छुपा, कहते हो सकता है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि अगर ये ऐसा होगा तो हम करेंगे, या फिर ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो हम इजीली इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट, सारे केसेस में आपने बताया क्या बताना है, आपने ये बताना है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब बनेगा। लेट्स से मैंने किसी को पूछा अगर मैं दिल्ली गई तो मैं आपके लिए वहां से एमएफ हुसैन की पेंटिंग लेके आऊंगी, मैंने लेट्स से नैतिक को ये प्रॉमिस किया। अब मैं दिल्ली गई हूँ पर मैंने पेंटिंग फिर भी नहीं, क्या नैतिक मेरे से डैमेज रिकवर कर सकते हैं। यस, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, अगर मैं दिल्ली गई तो मैं पेंटिंग लेके आऊंगी पर मैं नहीं लेके आई, कैन क्लेम डैमेजेस। तो कहते हैं जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे एनफोर्स कब किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि क्या वो जो चीज थी वो डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ समथिंग। अब अगर वो हैपन हो गया है तो एनफोर्स किया जा सकता है, अगर वो नहीं हुआ तो वो नहीं किया जा सकता। कई बार ये नेगेटिव इवेंट के साथ भी नहीं हो सकता है। कई बार मैं ये कह सकती हूँ अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला अगर बारिश नहीं हुई तो मैं क्लास में, ठीक है, इस केस में कोलेटरल इवेंट क्या हो गया, नेगेटिव नेचर का हो गया। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब बनेगा, अगर बारिश नहीं हुई या फिर इम्पॉसिबल हो गया बारिश होना, बहुत सनी डे है, तो इस केस में 2 चीजें लिखी हुई होंगी कि या तो बारिश नहीं हुई या फिर वो क्या चीज हो गई, इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकते। तो दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, एनफोर्सेबल। आप इसके साथ एक हिंट लिखो, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर रूल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपने ये बताना है व्हेन इट बिकम्स एनफोर्सेबल।
तो मैं आपको पॉइंट्स याद करा रही हूँ, आपने ये लिखना बताना होगा कि ये एनफोर्सेबल कब बनेगा। अगर वो किसी चीज की हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट था तो जब वो हो जाएगा तब एनफोर्सेबल हो जाएगा। अगर वो किसी चीज के ना होने के ऊपर डिपेंडेंट था, अगर वो नहीं होगी या इम्पॉसिबल ही हो गया तो नहीं होगी, तब वो क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल बन जाएगा। थर्ड है, अगर वो डिपेंडेंट था किसी और पर्सन के ऊपर, किसी और पर्सन की किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट। मैंने नैतिक को बोला कि मैं दिल्ली जाऊंगी, वहां पे मिस्टर एक्स ने पेंटिंग दिलवा दी तो मैं तुम्हें पेंटिंग, तो अब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, मिस्टर एक्स के ऊपर। इस केस में कब एनफोर्सेबल होगा, जब मिस्टर एक्स मुझे वो पेंटिंग दिलवा देंगे। एंड अगर मिस्टर एक्स डेथ हो जाए या वो मना करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इम्पॉसिबल हो गया, वॉइड। किसी पर्सन के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो कॉन्टिंजेंसी है आप उसे एक टाइम के साथ भी लिंक कर सकते हो। तो एक आप लिंक कर, एक है पर्सन और एक है टाइम। ऐसे 5 रूल है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। 5 रूल्स को 3 वर्ड्स में मैंने याद कर दिया। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स अगर आए हमने 3 वर्ड्स में याद किया। इवेंट के होने पे डिपेंड कर सकता है, इवेंट के ना होने पे, किसी पर्सन के कंडक्ट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर वो पर्सन ऐसा कर देगा तो वैलिड हो जाएगा, अगर वो नहीं करेगा या वो डेथ ही हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो गया, तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। कई बार टाइम के साथ लिंक हो सकता है। हमने एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स किया, मैंने बोला अगर इस वीक में दिल्ली गई तो मैं आपको पेंटिंग ला दूंगी, बट मान लो मैं दिल्ली गई नेक्स्ट वीक, क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। तो इसका मतलब अगर टाइम के साथ लिंक है, अगर उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर इवेंट हो जाएगा तो इनफोर्सेबल है, उसके बाद अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, या फिर इस टाइम के अंदर अंदर होना इम्पॉसिबल ही हो गया। मान लो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इस वीक चंडीगढ़ से दिल्ली सारे रास्ते बंद हैं, किसान यूनियन ने कोई धरना किया हुआ है एंड इस वीक सारे रास्ते ही बंद हैं, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल हो गया, मैं इस वीक तो जा ही नहीं पाऊंगी, तब भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ऐसे आपने 5 रूल लिखने होंगे, जिसमें पहले आपसे पूछा जाएगा मीनिंग क्या है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, फिर बताना होगा कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल है या नहीं, एनफोर्सेबल है या नहीं है, आप इस तरीके से ये प्लीज अपनी बुक में चाहे जहाँ प्रॉब्लम इज द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे करेंगे, क्योंकि मैं आपको लिस्ट भेजूंगी थ्योरी क्वेश्चंस की, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मुझे सब आता है। पास तो नहीं लग रही ना स्क्रीन, सब क्लियर है, तो हमारे 6 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, बेलमेंट एंड प्लेज, इंडेबिलिटी एंड गारंटी। पहले तो पहले इंडेबिलिटी एंड गारंटी करते हैं। आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, वो बच्चे जो लास्ट डे वाले पढ़ते हैं ना उनको जरूरत है, तुमने पहले इतनी अच्छे से तैयारी की हुई है। rather than reading from new sources, जो चीज पहले की है ना उससे बार-बार देखो, तुम्हारे माइंड में बेटर क्लैरिटी आएगी। आई होप सबने यूनिट 7 to 9 का भी प्रॉपर प्रिंट आउट ले रखा होगा। अगला पॉइंट आया है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में पहला पॉइंट, जब कोई पर्सन किसी को प्रॉमिस करे कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा, किसके लिए कंपनसेट करूंगा, आई विल मेक अप द लॉस, कौन सा लॉस पुट करूंगा, कॉस्ट ड्यू टू कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, नॉट ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। थ्योरी क्वेश्चन, पहला थ्योरी क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। तो तीनों स्पेशल चैप्टर्स है ना, तो अब मैं आपको तीनों स्पेशल चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाऊंगी कि एसेंशियल्स क्या है। जैसे देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है, हमने 10 पॉइंट याद किए, 5 जनरल पॉइंट्स हैं, फिर 5 स्पेशल पॉइंट्स हैं जो सेक्शन 10 में बताए। अगर वहां पर इंपॉर्टेंट है तो सेम टॉपिक यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि एक इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है, या फिर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है, या एजेंसी के एसेंशियल्स क्या है। आपने सब में मीनिंग ही लिखी, मीनिंग को ही टुकड़ों में बांट के लिखा, ठीक है। देखो कैसे कहते हैं, पहली बात तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल पूरे करो, लॉस होना चाहिए, पर्सन इंडेमनिफाई करेगा, लॉस का रीजन क्या होना चाहिए, कंडक्ट ऑफ पर्सन हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। तो अगर एसेंशियल पूछे जाए और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स में
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तो सारे रूल पूरे होंगे ही होंगे, उसके अलावा मीनिंग को ही पार्ट्स में डिवाइड करना। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है, एक्सप्रेस तरीके से भी बन सकता है, इम्प्लाइड तरीके से भी बन सकता है। अगेन थ्योरी क्वेश्चन, अगर इंडेमनिटी होल्डर को सीव किया जाए उसके क्या क्या है? इंडेमनिटी होल्डर मांग सकता है, वो डैमेजेस भी मांग सकता है, उसने कॉम्प्रोमाइज में जो पैसे दिए वो भी मांग सकता है, एंड उसने सीव के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए, बट जो उसने पैसे दिए या फिर खर्चा किया, इसके लिए दो कंडीशन। पहली बात तो उसे इंडेमनीफायर ने इस चीज की अथॉरिटी दी हो, सेकंड उसने जो भी डायरेक्शंस दी थी उन डायरेक्शंस को फॉलो किया है और प्रूवेंट किया। वो एग्जांपल जो हमने ली थी, जस्ट मैंने कार इंश्योरेंस लिया हुआ है इसलिए मैं कार का ध्यान नहीं रखता, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं। अगला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। तो जब इस केस में तो बहुत आसान है एक्सप्लेन करना, तीन पार्टीज होती हैं, तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक पर्सन एक दूसरे पर्सन से डेट दिया, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट बना प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच, एंड श्योरिटी जो है इसने प्रॉमिस किया क्रेडिटर को कि मैं तुम्हारे लॉस के लिए तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगा, कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा करूंगा, मैं लायबिलिटी को डिस्चार्ज करूंगा, अगर प्रिंसिपल डेटर है वैसे ना। तो ये होता है सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जैसे ही श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसे दिए, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे आप लिखोगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी का, कि अब श्योरिटी को नुकसान हो गया, जो डेटर है वो श्योरिटी को कंपनसेट करेगा कि मेरी वजह से हमें नुकसान हुआ है, आई विल कंपनसेट। जो गारंटी है दो तरह की होती है, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी, एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी सिर्फ एक एक्ट के लिए वैलिड है, एंड जो कंटिन्यूइंग गारंटी है इज वैलिड फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसके एसेंशियल्स क्या है, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे जो मैंने पहले बताया। इस केस में भी पहली बात तो क्या है, सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने चाहिए, पर इसमें एक स्पेशल बात है, जो पर्सन डेटर है वो क्या हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, इनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट, लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, अगर कोई चीज टाइम बार्ड है, अगर कोई चीज वैलिड लायबिलिटी नहीं है तो उस केस में वैलिड नहीं बन सकता। प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, फिर कंसिडरेशन के बारे में स्पेशल इस केस में कंसिडरेशन भी हुई है, कहते हैं श्योरिटी के लिए जो डेटर की कंसिडरेशन थी ना उसे कोई हम क्या मानेंगे, वैलिड कंसिडरेशन मानेंगे। प्राइमरी ड्यूटी प्रिंसिपल डेटर की होती है, सेकेंडरी ड्यूटी और इसकी ड्यूटी होती है वो नेचर में कंडीशनल होती है, सेकेंडरी और कंडीशनल ड्यूटी किसकी होती है, श्योरिटी की होती है। इस प्लीज इंपॉर्टेंट रिमार्क करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके तीन रूल्स लिखो, चार रूल्स लिखो, जहां से कि काफी बार क्वेश्चन आएगा और जो कि बहुत जगह यूज होंगे। पहला रूल, नो मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर आपने जब गारंटी ली थी तब कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन की थी तो गारंटी वैलिड ही नहीं होगी। देन नो कंसीलमेंट, आपने कोई भी बात छुपानी नहीं। देन नो वेरिएंस, जब आपने गारंटी ले ली उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं करना था। हमने बुक के काफी सारे केसेस किए थे, पहले सैलरी ज्यादा थी फिर सैलरी कम कर दी, पहले ईएमआई मंथली देनी होती थी फिर क्वार्टरली कर दी। अगर आप किसी भी तरह का वेरिएंस कर रहे हो टर्म्स में, जब गारंटी ली तब आपने मिसरिप्रेजेंटेशन की, कंसीलमेंट की। एंड एक रूल है कोड, इन चार पॉइंट से रिलेटेड बहुत जगह रूल्स है। चल सकते हैं आगे। अगला पॉइंट आया हमारे पास कंसिडरेशन, कहते प्रिंसिपल डेटर के लिए क्या चीज, कोई भी जो आप काम करोगे वही सफिशिएंट कंसिडरेशन। आपने बोला मैं तुम्हें स्यू नहीं करूंगा फॉर, क्या श्योरिटी की साइड एक्सरसाइज करने के लिए पहले डेटर को स्यू करना जरूरी है, बट अगर मैं उसे बोल दूं पैसे नहीं दोगे मैं फिर भी तुम्हें स्यू नहीं करूंगा, क्या इस केस में श्योरिटी के राइट्स या ड्यूटीज पे कोई चेंज आएगा? श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, वेरिएंस हो गया, तुमने उसे बोल दिया मैं तुम्हें केस, मैंने श्योरिटी नहीं बोला, मैंने थर्ड पार्टी को बोल दिया कि मैं इसे एक्स्ट्रा टाइम दूंगा या फिर इसने पैसे नहीं भी दिए मैं फिर भी केस नहीं करूंगा, फिर वो डिस्चार्ज नहीं। फिर डिफरेंस बताया गया है, इसे भी लर्न कर। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस। वैसे तो कॉमन सेंस से बता सकते हो डिफरेंस, हमने अच्छे से मीनिंग समझा। अगला पॉइंट, श्योरिटी की लायबिलिटी कैसे होती है, तो मैंने केस स्टडी के लिए एक वर्ड बोला था, बिल्कुल श्योरिटी की लायबिलिटी पैरेलल चलती है क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी। अगर प्रिंसिपल डेटर लायबल है तो इसकी भी लायबिलिटी इतनी ही अमाउंट की है, इट इज को एक्सटेंसिव, बिल्कुल उसके साथ साथ, ठीक है।
अगर कोई चीज इलीगल है उस केस में लेटर भी नहीं लायबल, श्योरिटी भी लायबल नहीं। कहते हैं पर इसकी ड्यूटी क्या है, सेकेंडरी और कंडीशनल। पहली ड्यूटी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो तो प्रिंसिपल डेटर की है, अगर वो पैसे ना दे, कंडीशनल है, तो पैसे देने पड़ेंगे श्योरिटी। क्या सीव करना जरूरी है? आंसर इज नो, सीव करना जरूरी है। अगला पॉइंट कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में, पहले तो हमने मीनिंग पढ़ लिया, इट इज एप्लीकेबल टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, फिर उसकी एग्जांपल दी है। कहते हैं ये लायबिलिटी खत्म कब होती है, तो जब पुराना सारा डेट डिस्चार्ज हो जाए, जब हम रिवोक कर लें, या फिर पर्सन की डेथ हो जाए। इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पक्का तेज तो नहीं लग रही? ऑनलाइन स्टूडेंट को सब समझ आ रहा है, कुछ फास्ट तो नहीं लग रहा? मुझे एक बार सब कंफर्म करेंगे, इज द सेशन यूजफुल, सब कुछ सही से समझ आ रहा है ऑफलाइन सब लोगों को? श्योरिटी की लायबिलिटी कब खत्म कब होगी, तो वही सेम पॉइंट्स आएंगे। कंटिन्यूइंग गारंटी में जब वो रिवोक कर लेगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी, या फिर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को हम रिप्लेस कर लेंगे नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो श्योरिटी की ड्यूटी क्या हो जाती है? पर्सन की डेथ हो जाएगी तब भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, एंड नोवेशन के केस में अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि श्योरिटी की ड्यूटी डिस्चार्ज जो है कई बार क्रेडिटर के कंडक्ट से हो सकती है। अगर किसी भी तरीके का वेरिएंस हो रहा है, उसने डिस्चार्ज कर दिया, रिलीज कर दिया प्रिंसिपल डेटर को, डिस्चार्ज विद क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव्स टाइम टू, तो ये सेम वेरिएंस का ही एक अलग तरीका है कि उसने उसे एक्स्ट्रा टाइम दे। कहते श्योरिटी की ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं होगी अगर उसने किसी थर्ड पार्टी को बोला है कि मैं इसे एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। फॉर बियरेस्ट टू स्यू, अगर मैंने उसे बोला कि मैं इसे स्यू नहीं करूंगा, तो भी श्योरिटी की ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं है। अगर किसी एक को श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया, कहते बाकी को श्योरिटीज उससे डिस्चार्ज नहीं है, उनका तो प्रोपोर्शनेटली राइट अभी भी एग्जिस्ट करेगा। देन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और एमिशन इंपेयरिंग इवेंचुअल रेमेडी, तो अगर हमने कोई भी सिक्योरिटी दी हुई थी, उसने वो पर्सन ने सिक्योरिटी सेल कर दी, तो उस केस में जितनी सिक्योरिटी सेल होगी उतनी वैल्यू से पर्सन की ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी। याद है उसका एक क्वेश्चन किया था कि एक पर्सन ने किसी को डेट दिया, उसके बदले में 2 लाख रुपए का फर्नीचर दिया, उसने फर्नीचर उसे वापस कर दिया, उसने उसकी सिक्योरिटी उसे वापस कर दी, और सामने वाला पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हम उससे रिकवर कर सकते हैं? हमने कहा जितनी वैल्यू का वो फर्नीचर सेल होगा उतना डेट क्या हो गया, खत्म। तो उसी इसी को ही डेट कहते हैं। इस चीज को आप लोग नहीं करोगे, डिफरेंट कहते हैं। यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट, क्रेडिटर ने क्या किया, श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी ही इंपेयर कर दी, इंपेयर मतलब खत्म कर दी, तो उस केस में श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कई बार कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट, या फिर उसने कोई को श्योरिटी अगर ज्वाइन। श्योरिटी के राइट्स क्या क्या हैं, तो श्योरिटी के सबके अगेंस्ट दो राइट्स हैं, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट उसके राइट्स हैं, सब्रोगेशन, स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के शूज में स्टेप इन कर लेता है, एंड वो अपना लॉस इंडेंटिफाई करता है प्रिंसिपल डेटर से। क्रेडिटर से वो क्या मांगता है, सारी सिक्योरिटीज मांगता है, वो श्योरिटी को बोलता है कि तुम भी इक्वली कंट्रीब्यूट करोगे, एंड अगर वो डिफरेंट डिफरेंट सम्स हैं तो उससे स्पेसिफिक सम तक कंट्रीब्यूट करेंगे। राइट्स और डिस्चार्ज होना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेयर चांसेस हैं बट पूछा जा सकता है। अपना सेटअप होगा तो टैक्स वाई को पैसे दिए थे और एक्स को पैसे देंगे, दोनों का तो डिफरेंस होएगा, उसके जो डिफरेंस है नहीं कर पा रही, मैं लिख नहीं कर पा रही और नए चैप्टर में इलस्ट्रेशन में डाउट इलस्ट्रेशन कौन सी? 20 एग्जाम अगर किसी और को भी डाउट है तो देखो बुक में एग्जांपल नंबर 27 में एक स्टूडेंट को डाउट है कि ने बी को एज अ क्लर्क अपॉइंट किया एंड बी जो है फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसीट्स, उसने कुछ रिसीट्स के बारे में मुझे बताया ही नहीं। लेट से मैंने किसी एक्स नाम के पर्सन को अपना क्लर्क रख लिया कि तुम मेरे बिहाफ में लोगों से पैसे लोगे और मुझे डिटेल दो। उस पर्सन ने मुझे 2-3 बार डिटेल दी, तो मुझे शक पड़ रहा है कि ये पर्सन को के ऊपर कैश के लिए भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं। मैंने इसे बोला मैं तुम्हें काम पे तभी रखूंगी अगर तुम मुझे किसी की गारंटी ला दो।
इसने मुझे लेट से साक्षी की गारंटी ला दी, मैंने साक्षी को कुछ भी नहीं बताया इसके पर्सनल कंडक्ट के बारे में, तो क्या इस केस में साक्षी एज अ श्योरिटी लायबल होगी? कहते and in consequence calls upon him to furnish security as a consequence, मैंने क्या बोला, तुम सिक्योरिटी दो। सी ने गारंटी दे दी बी के लिए कि वो अब आगे से सही काम करेगा। A doesn't acquaint C with B's previous conduct, उसने उसे बताया ही नहीं कि पास्ट में इसने ऐसा किया हुआ, मतलब कि मिसरिप्रेजेंटेशन होगी। कहते B afterwards makes record guarantees कि मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, इसमें कंसीलमेंट हुई है क्लियरली। आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेलमेंट। तो सबसे पहले बेलमेंट का मीनिंग, जब एक पर्सन किसी पर्सन को अपनी गुड्स की डेफिनेशन सेम लगानी है, सेम हो जाएगा। कोई पर्सन किसी को अपनी गुड्स की डिलीवरी कर रहा है एक स्पेशल पर्पस के लिए और उसे बोल रहा है स्पेशल पर्पस कंप्लीट होने के बाद तुमने मेरी गुड्स मुझे रिटर्न करनी है या मेरे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्पोज करनी है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेलर। जो गुड्स दे रहा है उसे बोलते हैं बेलर, जिसे गुड्स मिल रही है उसे बोलते हैं बेलर। अगर मैंने पार्किंग में अपनी कार खड़ी की है तो उस केस में बेलमेंट नहीं है, तो उसके पास सिर्फ कार की कस्टडी है। अगर मेरी गुड्स कस्टम अथॉरिटीज ने सीज कर ली है, ये बेलमेंट की ही एग्जांपल। अगर मैंने बैंक में अपना गोल्ड रखा है, उसकी कीज मेरे पास है, इट इज नॉट बेलमेंट। ऐसे ही एक बार क्वेश्चन आया था, शायद मैंने टेस्ट में भी दिया था, एक पर्सन ने, एक लड़की ने सिल्वर बाउल बनाने के लिए ज्वेलर को दिया और ज्वेलर को बोला कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है। ज्वेलर की शॉप पे ही लॉकर में वो बाउल रखा रहता है, बट उसकी कीज जो है वो लड़की लेके जाती है और पीछे से जो बाउल है वो चोरी हो जाता है। तो क्या ये बेलमेंट बनी थी? हमने कहा नहीं, बेलमेंट नहीं बनी, क्योंकि जो गुड्स की कस्टडी है वो एक्चुअली अभी तक तुम्हारे पास ही है। ठीक है, नेक्स्ट इसके भी एसेंशियल्स में सेम मीनिंग ही लिखेंगे। हम बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सारे रूल पूरे होने चाहिए, गुड्स होनी चाहिए। डिलीवरी वहां पे हमने पढ़ा था 3 तरह की हो सकती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। यहाँ पे एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव ही अलाउड है। किसी ना किसी पर्पस के लिए गुड्स दी जा रही है, उसके बाद गुड्स को क्या करना है? रिटर्न करना। पेमेंट 2 तरह की होती है, एक होती है ग्रेट्यूशियस पेमेंट, एक होती है नॉन ग्रेट्यूशियस पेमेंट। ग्रेट्यूशियस मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं है, सेक्शन 25 में भी ये एक सेक्शन आता है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो बेलमेंट या तो हो सकती है फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर या हो सकती है फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर। एंड नॉन ग्रेट्यूशियस बेलमेंट किसके लिए होती है? दोनों पार्टीज के फायदे के लिए। अब इसके राइट्स एंड ड्यूटीज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ याद करो ये शॉर्ट फॉर्म, इससे अपने आप ही सारे राइट्स एंड ड्यूटीज मिल जाएंगे। पहले भी किया था मैं, एफ का मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है। एफ का मतलब होता है फॉल्ट। तो 2 तरह के फॉल्ट होते हैं, एक होते हैं नोन फॉल्ट, एक होते हैं अननोन फॉल्ट। अगर मान लो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं किसी को अपनी कार दे रही हूँ अपने फ्रेंड को शिमला जाने के लिए, पर जो कार है उसकी ब्रेक्स फेल, नोन फॉल्ट, तो चाहे ग्रेट्यूशियस बेलमेंट है चाहे नॉन ग्रेट्यूशियस, मुझे बताना चाहिए। पर अगर अननोन फॉल्ट है तो मैं सिर्फ तभी लायबल हूँ अगर वो नॉन ग्रेट्यूशियस बेलमेंट। सी का मतलब होता है रीजनेबल केयर। बेली की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स की ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की तरह रीजनेबल केयर करे। यू का मतलब होता है यूज ऑफ गुड्स, और बेली है वो गुड्स को सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज कर सकता है, ऑथराइज्ड पर्पस के लिए यूज कर सकता है। एम का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गुड्स। तो अगर मैं अलाउ करूँ तो जो बेली है वो मेरी गुड्स को अपनी पर्सनल गुड्स के साथ मिक्स कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। अगर फिर भी उसने मिक्सिंग कर दी तो या तो गुड्स सेवरेबल नेचर की होंगी या फिर नॉन सेवरेबल। अगर सेवरेबल नेचर की है तो बेली मुझे सेपरेट करके देगा, उसका एक्सपेंस जो है वो बेली खुद बियर करेगा। अगर सेपरेट नहीं की जा सकती तो उस केस में जो उसका लॉस है वो बेली बियर करेगा। ई का मतलब होता है एक्सपेंसेस। गुड्स को रखने के लिए कोई ना कोई उसके ऊपर एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है वो सिर्फ ग्रेट्यूशियस बेलमेंट में रिकवरेबल है। अगर नॉन ग्रेट्यूशियस पेमेंट है, मैं कोई कंसिडरेशन चार्ज कर रही हूँ तो मैं ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में चार्ज कर सकती हूँ, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं वो दोनों केसेस में रिकवरेबल है। यही रूल है, एग्जैक्ट यही रूल है, कंफ्यूज मत हो। जैसे कि एक बात बताती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोचिंग दे रही हूँ, मैं आपको बोलूँगी मैंने आपके लिए बुक्स बनाई एंड लॉ की बुक्स प्रिंट करवाने का एक्सपेंस आया 500 रुपीज। इस केस में आप सब मुझे कंसिडरेशन पे करें, तो ये तो ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, पता ही है कि मुझे बुक्स के लिए कॉस्ट आएगी, तो मैं क्या इसके लिए आपसे चार्जेस ले सकती हूँ? ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो नॉन ग्रेट्यूशियस बेलमेंट में ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं मांग सकती, पर अगर ग्रेट्यूशियस बेलमेंट होती है, मैं किसी बच्चे को फ्री में पढ़ा रही हूँ, उससे मैं बुक्स दे रही हूँ, तो मैं उसके लिए उससे पैसे मांग सकती हूँ। ठीक है,
एक होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था, स्पेशल तरह के एक्सपेंसेस। लेट्स से आईएसआई ने एग्जाम की डेट पोस्टपोन कर दी, उसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा टेस्ट कंडक्ट किया, या फिर उन्होंने एग्जाम प्रीपोन कर दिया, मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस लेके सिलेबस जल्दी खत्म करवाया, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक्सपेक्टेड ही नहीं। मेरा जो एडिशनल एक्सपेंस होगा, चाहे फिडुशियस पेमेंट है चाहे नॉन फिडुशियस पेमेंट है, मैं हर केस में ये रिकवर, ठीक है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज सारे चैप्टर्स में ना, जो 3 स्पेशल चैप्टर्स हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्वेश्चन। अगर आप सीए इंटर के प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, उसमें तीनों चैप्टर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज बहुत बार पूछे गए, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में मार्क करवाया कि श्योरिटी कब डिस्चार्ज होता है या श्योरिटी क्या है, राइट्स होती है। तो जब डिस्चार्ज है श्योरिटी का, तब भी 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं, और ड्यूटीज में भी कि उसके क्या राइट्स हैं अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट डेटर एंड अगेंस्ट कोश्योर। सिमिलरली बेलमेंट में आएगा, बेलर के राइट्स क्या है, बेली के राइट्स क्या है। सारे राइट्स आपने किस फॉर्मूला से याद कर लेने हैं, एफ, इस फॉर्मूला से याद कर लेने हैं। एक और पॉइंट था इसमें, रिटर्न ऑफ एक्रीशन टू गुड्स, याद आ गया सबको, क्या क्या एग्जांपल दी थी हमने उसमें, एक्रीशन टू गुड्स में काउ एंड काफ, ओनर शेयर, है ना। एक बार फटाफट रीड कर लो सारे राइट्स एंड ड्यूटीज। फाइंडर ऑफ गुड्स से पहले सारे हेडिंग्स रीड कर लो, मुझे कोई भी डाउट है। आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट नहीं लिया? चलो यहाँ से रिवाइज करो, रीड ऑल द हेडिंग्स। सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो पेमेंट के, केस में सारी कंडीशंस पूरी हो रही थी, गुड्स एग्जिस्ट करती हैं, एक पर्सन गुड्स को ले रहा है एक स्पेशल पर्पस के लिए, उसके बाद गुड्स रिटर्न करता है, सारी कंडीशंस पूरी हो रही है। ड्यूटीज ऑफ पेलर, सारे फॉल्ट बताने होते हैं, एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, अगर आप डिफेक्टिव टाइटल वाली गुड्स दोगे तो बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा, अगर उसे कोई भी लॉस हुआ आपने गुड्स वापस लेनी। बेलर के राइट्स हैं, वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, एंड अगर सामने वाला पर्सन अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है तो मैं उससे कंपनसेशन मांग सकती हूँ। बेली ने गुड्स को मिक्स नहीं करना है, अगर मैंने गुड्स ग्रेडुशियस पर्पस के लिए दी थी मैं जब मर्जी वापस मांग सकती हूँ, बट अगर उसे जो नुकसान हुआ है वो फायदे से ज्यादा है तो मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर गुड्स में कोई भी एक्रेशन हो रही है वो बेलर का राइट है और बेली की ड्यूटी। बेली की ड्यूटी गुड्स का रीजनेबल केयर करना है और गुड्स को रिटर्न करना है। बेली के राइट्स क्या क्या है, उसने गुड्स को डिलीवर करना है गुड फेथ में टू बेलर विदाउट टाइटल एंड राइट टू लियन, वो गुड्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज कर सकता है, अगर उसने कोई एक्सपेंसेस की हैं उसे रील कर सकता है। Right to apply to court to decide the title of or बट रेलेवेंट नहीं, इतना ही सफिशिएंट। नेक्स्ट है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में क्या स्पेशल पॉइंट्स है, कहते हैं स्पेशली देखो उन्होंने हाईलाइट किया नो राइट टू स्यू द फाइंडर ऑफ गुड जो है वो ओनर को स्यू नहीं कर सकता कंपनसेशन के लिए, बट वो गुड्स के ऊपर क्या कर सकता है, लियन एक्सरसाइज कर सकता है कि मैंने गुड्स को प्रिजर्व किया, जो ओनर ढूंढा उसके लिए मेरे जो भी एक्सपेंसेस हुए वो एक्सपेंसेस के लिए आप मुझे कंपनसेट करो। अगर ओनर ने कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया है तो रिवॉर्ड के लिए वो स्यू कर सकता है, रिटेन कर सकता है, जब मतलब कि स्यू भी कर सकता है और लियन भी एक्सरसाइज कर सकता है, बस एक्सपेंसेस के लिए स्यू नहीं कर सकता। सिर्फ यही बात, क्या वो गुड्स को सेल कर सकता है अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर की है या फिर जो एक्सपेंस है वो 2/3 वैल्यू से ज्यादा। लियन दो तरह की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन केस स्टडी पूछी गई है 4 या 5 मार्क्स की। लियन दो तरह की होती है, एक होती है केस स्टडी के फॉर्म जनरल लियन, एक होती है पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन में मैं लियन एक्सरसाइज करती हूँ ऑन गुड्स फॉर व्हिच पेमेंट वाज क्रिएटेड, जिन गुड्स के लिए पेमेंट हुई थी उन्हीं गुड्स के ऊपर मैं लियन एक्सरसाइज करती हूँ। जनरल के केस में मैं लियन एक्सरसाइज करती हूँ ऑन गुड्स अदर देन द पर्पस फॉर व्हिच दीस वर द पेमेंट वाज क्रिएटेड।
तो जो जनरल लियन है उसका राइट किसके पास होता है? तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म की थी बीएफ बैंक, ऐसे बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर टेकर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी होल्डर्स, सिर्फ 5 लोगों के पास जो है वो जनरल लियन का राइट है। नेक्स्ट है बेलमेंट खत्म कैसे की जा सकती है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए थी, अगर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए थी, अगर वो कोई भी अनऑथराइज्ड यूज करे या फिर उससे पहले भी टर्मिनेट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें इंडेमनीफाई करना पड़ेगा अगर किसी भी पर्सन की डेथ। बट यहाँ पे हाईलाइट करेंगे सिर्फ ग्रेटुशियस बेलमेंट डेथ पे खत्म होती है, नॉन ग्रेटुशियस बेलमेंट जो कंसिडरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी तो लीगल हायर लायबल हो जाए। तो इसमें ध्यान रखना है सिर्फ ग्रेटुशियस बेलमेंट किसी पार्टी की डेथ पे खत्म होती है। हम डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स के हिसाब से वो डील करेंगे, फिर बेलमेंट टर्मिनेशन हो जाएगी, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स दिया होता है उसके अंदर। एक कैसे डिस्ट्रॉय हो गई अगर बेलमेंट खत्म? बेलमेंट तो खत्म, बट कोई डैमेज डैमेजेस देखो, अगर उसने देखेंगे रीजनेबल केयर उसने की है, अगर उसने ऑलरेडी प्रूडेंट मैनुअली केयर की थी फिर भी कुछ डिस्ट्रॉय हो गई तो बेलर कोई भी चीज नहीं ले सकता, अदरवाइज कंपनसेशन मांग सकता। नेक्स्ट है प्लेज। क्या होता है? जैसे गारंटी एक टाइप की इंडेमनिटी होती है, वैसे ही जो प्लेज है वो एक टाइप की बेलमेंट होती है। गारंटी की डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि ये इंडेमनिटी है एक स्पेशल पर्पस के लिए, डिस्चार्ज ऑफ डेट के लिए। इसमें भी बिल्कुल सेम चीज है, जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी गुड्स दी और जो स्पेशल पर्पस है वो क्या है? पेमेंट ऑफ डेट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, कि जो मैंने डेट लिया मैं वो पक्का पैसे दे दूंगा, जो मैंने प्रॉमिस किया मैं वो पक्का पूरा कर दूंगा। प्लेज में भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल पूरे होंगे, गुड्स दे रहे हैं, गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं, एज सिक्योरिटी दे रहे हैं। सिक्योरिटी किस चीज की? पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की। उसके बाद गुड्स को क्या किया जाएगा? रिटर्न। इसके भी राइट्स एंड ड्यूटीज बिल्कुल सेम एफ हमारी शॉर्ट फॉर्म से ही हम लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे बताया गया इसके पास लियन एक्सरसाइज करने का राइट है। सब्सिक्वेंट डेट्स ये कई बार जनरल लियन भी एक्सरसाइज कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हमेशा ही रिकवर कर सकता है। अगर कॉर्नर डिफॉल्ट कर दे तो हमारे पास राइट है हम गुड्स को सेल भी कर सकते हैं। अगर हम गुड्स को सेल करेंगे हमें ज्यादा पैसे मिले तो बाकी पैसे हमें कॉर्नर को वापस करने हैं, कम पैसे मिले तो जो डेफिसिट है वो हम उससे रिकवर कर सकते हैं। कॉर्नी के राइट्स क्या क्या है कि ड्यूटीज क्या क्या है? वो गुड्स के रीजनेबल केयर करेगा, अनऑथराइज्ड यूज नहीं करेगा, पर्सनल गुड्स में मिक्स नहीं करेगा, किसी भी ऐसे पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा जो कि उसे अलाउ ना किया गया हो। तो सेम अनऑथराइज्ड यूज ही है, उसी पॉइंट्स को दोबारा लिखा गया। गुड्स को रिटर्न करेगा पैसे पूरे होने के बाद, एंड रिटर्न एनी एक्रेशन टू गुड्स। ओनर के राइट्स क्या है? उसके पास है राइट टू रिडीम। राइट टू रिडीम के साथ आप देखोगे केस स्टडी, मैंने पहले भी इसका मीनिंग बताया भी था। जब तक सामने वाले पर्सन ने गुड्स को सेल नहीं किया है मेरे पास राइट होता है कि मैं गुड्स को क्या कर सकती हूँ? रिडीम कर सकती हूँ। मतलब मान लो मैंने ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए और जो कॉर्नर है, कॉर्नी है, उसने न्यूज़पेपर में बोल दिया कि गुड्स का ऑक्शन हो, तो ऑक्शन होने से पहले पहले अगर मुझे पैसे अरेंज हो जाए मैं डेट पे करके अभी भी अपना टाइटल रिडीम कर सकती हूँ, वापस रिकवर कर सकते हैं। एंड प्लेज वेयर ओनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर उस पर्सन के पास एक लिमिटेड इंटरेस्ट है सामने वाला उतना ही राइट एक्सरसाइज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। देन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, प्लेज बाय नॉन ओनर। क्या एक नॉन ओनर वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है? तो सेम हमने उसी तरीके से याद किया था नेमो दे मोनो हैबिसिंग। वहां पे भी पहला पॉइंट मर्सेंटाइल एजेंट था, वहां पे भी एक पॉइंट आता था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों सेम पॉइंट्स यहाँ पर भी रिपीट होंगे। अगर लिमिटेड इंटरेस्ट के ओनर ने गुड्स प्लेज की हैं और उसके पास सिर्फ एक लिमिटेड इंटरेस्ट है तो सामने वाले पर्सन को भी उतना इंटरेस्ट तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। अगर को ओनर्स हैं उस केस में, या फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की दोबारा रिपीट। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने याद करने हैं, मर्सेंटाइल एजेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट एंड को-ओनर्स। कोई कंफ्यूजन का? पक्का सब सही चल रहा है? बहुत ज्यादा तो मेरा गरीब ऐसे तो नहीं जान सकती है। ऑनलाइन लगाई थी क्लास, समझ आ रहा है अच्छे से? गौतम ऑनलाइन किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? देखो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आपको लग रहा है कि और नहीं समझ नहीं आ रहा कि आज के लिए बहुत हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक 2-3 घंटे में रिवाइज हो गया, हम ब्रेक ले सकते हैं बिकॉज अदरवाइज अकाउंट्स पढ़ने का टाइम। सब समझ आ रहा है? शुड वी कंटिन्यू विद द स्पीड? अगला और लास्ट यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एजेंसी। एजेंसी में सबसे पहले एजेंसी का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन किसी को ऑथराइज करे कि तुम मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकते हो, तुम मेरा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ बना सकते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एजेंसी। जो पर्सन अथॉरिटी देता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसे अथॉरिटी मिलती है उसे बोलते हैं
एक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। तो इसमें दो कोर्स हम लोगों ने याद की। पहली कोर्स हमने याद की थी कि पैसे पर एलियम, पैसे पर से जो काम एजेंट ने किया है एक तरह से वो काम प्रिंसिपल ने ही किया। एंड डेलीगेटर्स नॉन पोटेंशियल, जो काम आपको दिया गया है आप खुद ही करोगे, आप उस काम को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते, जो एजेंट है वो काम को डेलीगेट नहीं कर सकते। फिर इसमें स्पेशल पॉइंट है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? यस। क्या एजेंट का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? पर हम ये रेकमेंड करेंगे कि एजेंट में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि प्रिंसिपल के जो राइट्स है अगेंस्ट एजेंट वो सिर्फ तभी एक्सरसाइज कर पाएगा अगर जो एजेंट है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसमें स्पेशल पॉइंट था कंसिडरेशन। क्या प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कंसिडरेशन एग्जिस्ट करनी जरूरी है फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, सेक्शन 25 में ही पढ़ लिया था कि एजेंसी और बेलमेंट में कंसिडरेशन के बिना भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। उसके बाद इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 50% चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है, दैट इज एजेंसी किस किस टाइप की होती है। तो एक होती है नॉर्मल एजेंसी, एक होती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एजेंसी बाय नेसेसिटी। नॉर्मल एजेंसी होती है जितनी मैंने आपको अथॉरिटी दी आप सिर्फ उतना ही काम कर सकते हैं, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में पर्सन की जो पावर्स है वो एक्सीड हो जाती है, उस केस में हम बोलते हैं कि एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट होती है। इसके 5 रूल आप लोगों ने लर्न करने हैं, चाहे तो लिख लो, वैसे मैंने पहले भी बोला होगा, इसका थ्योरी क्वेश्चन या केस स्टडी दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है एजेंसी बाय नेसेसिटी के बारे में। तो एजेंसी बाय नेसेसिटी में था जब एक पर्सन के पास दूसरे पर्सन की गुड्स है एंड देयर इज डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी, कोई डाउट नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल नेसेसिटी एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, उसने कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसने ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन करा, गुड फेथ में एक्ट किया है, तो एजेंट जो भी काम करेगा इवन बियॉन्ड हिज अथॉरिटी हम उस चीज को वैलिडेट। एक होती है एक्सप्रेस एजेंसी, एक होती है इम्प्लाइड एजेंसी। तो इंडिया में हस्बैंड एंड वाइफ एंड फादर एंड सन में हम लोग बोलते हैं कि इम्प्लाइड एजेंसी एग्जिस्ट। एक होती है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, कि किसी पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं थी उसने फिर भी काम कर दिया, तो अब मेरी मर्जी है मैं उसे एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ, रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। अगर मैं उसे रिजेक्ट कर दूं तो वो वॉइड ही हो गया। तो जो थर्ड पार्टी है अपनी डैमेजेस वो प्रिटेंडेड एजेंट से रिकवर करेगी, बट अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं तो वो बैक डेट से ही जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी दिन से वैलिड एजेंसी बन जाएगी। इसके 3 बहुत स्पेशल पॉइंट्स हैं। पहली बात, पहला पॉइंट, सारे फैक्ट्स बताने जरूरी है गुड फेथ में काम करने। सेकंड, या तो सारे काम एक्सेप्ट किए जाएंगे या सारे रिजेक्ट किए जाएंगे, पार्शली पॉसिबल नहीं। एंड इसमें थर्ड पॉइंट था एजेंसी के बारे में, इट मस्ट नॉट इंजर थर्ड पार्टी, इसके बारे में इससे किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान ना हो, तभी एजेंसी बाय रेटिफिकेशन वैलिड है, अदरवाइज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन वैलिड। मैं ऐसी बकबक कर रही हूँ कि आ रहा है समझ? पक्का क्लियर है पीछे गर्ल्स को भी? ठीक है। तो यहाँ इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ एजेंसी थी हमारे पास सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एजेंट के एजेंट को हम लोग बोलते हैं सब एजेंट, एंड जब एजेंट प्रिंसिपल का कोई नया एजेंट ही बनवा दे, वो उसके पास पावर नया एजेंट बनवाने की और वो कोई नया एजेंट ही बना दे, उसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड। तो जो सब एजेंट होता है शायद वो वैलिडली अपॉइंटेड हो, शायद वो इनवैलिड हो। अगर वो इनवैलिड है तो प्रिंसिपल उसके एक्ट के लिए लायबल ही नहीं। अगर थर्ड पार्टी को किसी को भी उसकी वजह से कोई भी नुकसान हुआ तो जो एजेंट है वो पर्सनली लायबल है, प्रिंसिपल तो लायबल ही। बट अगर वो वैलिडली अपॉइंटेड है उस केस में जो प्रिंसिपल है सब एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए लायबल हो। पर जो सब एजेंट है वो अपनी रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल से नहीं रिकवर कर सकता, वो सिर्फ एजेंट से ही रिकवर कर सकता है। प्रिंसिपल जो सब एजेंट है सिर्फ एक केस में प्रिंसिपल को पर्सनली लायबल हो जाता है, अगर वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। अगर वो फ्रॉड करेगा तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में एजेंट का काम ही खत्म हो गया, प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पर इस केस में काम किस तरीके से करना है, गुड फेथ में। अगर वो कमीशन लेके काम कर रहा है और गुड फेथ में काम नहीं कर रहा उस केस में वो वैलिड नहीं है। ये तो है इसका पहला बहुत स्पेशल पॉइंट। 90% चांसेस एजेंसी में या तो मीनिंग या टाइप से ऐसे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट होता है दैट इज एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। अगर हमने किसी पर्सन को अपना एजेंट बनाया और उसमें एजेंसी के अलावा कोई और भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वैसे तो एजेंसी को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, हम नोटिस देके एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। पर जो एजेंसी कपल्ड विद
इंटरेस्ट है, उस केस में वो ऐसे टर्मिनेट नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके साथ मेरा एक और भी रोल एग्जिस्ट है। इनफैक्ट प्रिंसिपल की डेथ होने पे भी एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट टर्मिनेट नहीं होती, वो उसके लीगल हायर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। उसके बाद केस स्टडी सॉल्व करने के लिए एजेंट के ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मेरे भी नाम पे प्रिविलेज उसने हमेशा गुड फेथ में काम करते हैं, उसने कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं अर्न करते हैं। अगर उसने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया तो उसे मुझे रीइंबर्स करना है। अब एक बार आप लोग इसमें से क्या रीड करो, मेरे तरीके से नहीं किया। मैम इसमें एक पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट्स में कंफ्लिक्ट होता थोड़ा सा। रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी को लिखो, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपने नोट्स में अपडेट करेंगे, ऑफलाइन भी। रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। And agents liability to third party, very important। इसी को एक और तरीके से पूछा जाता है, when is agent personally liable। ऐसे कौन से केसेस हैं कि एजेंट पर्सनली लायबल। एक बार ये सारे हेडिंग्स मुझे बताओ अगर कोई डाउट है। राइट्स, ड्यूटीज, टर्मिनेशन और ये सारे पॉइंट्स रीड कर लो। वी आर डन विद कॉन्ट्रैक्ट। सुपर फास्ट स्पीड, आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। हमने 2 कितने देर में कंप्लीट किया, 1 आवर पहले, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर 15 मिनट्स पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर। इस वाले पार्ट में सेक्शन के सेक्शन 237 जो सेक्शन लिखे हैं इसमें और एजेंसी का रेटिफिकेशन ये तो एजेंसी का स्टॉपल ये फिल्म कर सकते हैं जब अगर उस प्रिंसिपल की तो नहीं करते कि नहीं करूंगा बट आप जिसको रेटिफिकेशन एक बार दोबारा नहीं, लायबिलिटी ऑफ क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंक्लूडिंग बिलीव दैट एजेंट पर्सन ने ऐसा बिलीव इंड्यूस किया, उसने थर्ड पार्टी को लगने दिया कि ये मेरा एजेंट है, तो एजेंसी बाय एस्टॉपल का प्रिंसिपल अप्लाई हो गया ना। आई कैन नॉट डिनाई जो मैंने खुद ही रिप्रेजेंट किया, आई विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग व्हाट आई माई सेल्फ कमिटेड। मजा आया अच्छे से। अच्छा मैं एक चीज मार्क करवाना भूल गई, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबने रीड किए सारे पॉइंट्स। ब्रीच चैप्टर खोलो, उसमें ना केस स्टडी मार्क करा दो। लिक्विडेटेड डैमेजेस में मुझे याद भी था। ये वाला पॉइंट तो ये तो उससे ऊपर नहीं आ सकता। हाँ जी, पेज नंबर 2.128 इंडियन लॉ के बाद ना एक एक्सेप्शन है। दिस एक्सेप्शन इज इंपॉर्टेंट केस। पेज नंबर 2.128 में है आपके पास लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी वाला जो डिफरेंस है ना, उसमें आ रहा होगा इंडियन लॉ लिखा हुआ, उसके बाद पहले मीनिंग समझाते हो फिर आप रीड करें। आमतौर पे इंडिया में क्या होता है, जो पेनल्टी है वो वॉइड एब इनिशियो होती है, सिर्फ हम कितना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं ब्रीच के केस में, लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो कि मेरा एक्चुअल लॉस है उतना रिकवर कर सकते हैं। पर मान लो मैंने गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, गवर्नमेंट ने बोला कि एनी सिक्योरिटी दो, हमें बॉन्ड साइन करके दो कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया आप हमें इतने पैसे दो। लेट्स से मैंने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बड़ी सारी रोड्स बना रही है कि यहाँ पे नए कंस्ट्रक्शन करके दो, एंड मैंने बोला कि मैं 1 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दूंगी। गवर्नमेंट ने बोला जम्मू एंड कश्मीर में रोड्स टाइम पे बननी बहुत जरूरी है, टेररिस्ट एरिया है, डिफेंस के लिए जरूरत पड़ सकती है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि राइट्स हो जाए,
तो एक साल के अंदर अंदर काम पूरा करना है। अगर आपने नहीं किया, आपने 1 करोड़ की पेनल्टी साइन कर दी, पेनल्टी पे कर दी, मैंने इस चीज का बॉन्ड साइन कर दिया। अब वैसे तो ये पेनल्टी है, जेन्युइन लॉस से बहुत ज्यादा अमाउंट है, पर फिर भी ये क्या है, वैलिड। तो अगर आप गवर्नमेंट को बॉन्ड साइन करके दे रहे हो तो उस केस में पेनल्टी भी लीगली रिकवरेबल होती है। अब इसे रीड डिस्टिंक्शन इंटर में आती है एग्जम्पशन, वो आती है अगर 60 से अबव मार्क्स। फाउंडेशन में डिस्टिंक्शन आती है अगर सारे पेपर में होते हैं, तभी तो ट्रॉफी अलग अलग। कुछ लोगों को डिस्टिंक्शन हमको अलग ट्रॉफी दी थी, बाकी सबको अलग ट्रॉफी दी थी। कुछ भी डिस्टिंक्शन है, जो पोस्टर बनता है हमारा वो सिर्फ डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट्स का बनता है। 60% पेपर में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, 50 more than 50% पेपर में एग्जामिनेशन कर। मैम फाइनल में 8 पेपर ही है, 6 करके अब अच्छे होते हैं ना यार, पहले वाला। पर तुम्हारे टाइम तक ना शायद फिर से 8 इंटर में तो चाहिए रहेंगे, पेपर में तो 6 रहेंगे, पर फाइनल में शायद बढ़ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। उनसे पहले तो हमने डन है। चलिए अगले एक्ट पे, कंपनीज एक्ट करें, पार्टनरशिप एक्ट करें, सोगा करें, क्या करें? सोगा करें, आप लोग बताओ, मेजॉरिटी को डिसाइड करो। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी वोट में पार्टिसिपेट करो। सबसे पहले रेज योर हैंड्स फॉर कंपनीज एक्ट। जल्दी हो जाएगा जल्दी हो इसमें आता है एक बार Companies Act चाहिए। क्या हाँ इनकॉर्पोरेशन के बाद कॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट बाकी टॉपिक करा लो। क्या डॉक्ट्रिन्स और इनकॉर्पोरेशन लग रहा, ठीक है, सारा ही कर लेंगे, वो तो कोई बात नहीं। पहले हम वोटिंग करते हैं, पहले करें क्या? और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए कितने इंटरेस्टेड है कि पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इन लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट करना चाहते हैं। एंड पार्टनरशिप एक्ट, चलो फिर कंपनी एक्ट से स्टार्ट करते हैं। बीइंग मेजॉरिटी कंपनी एक्ट चलो हाँ जी, इधर देखो सब लोग। सबसे पहले कंपनीज एक्ट में पूरे एक्ट को अपने दिमाग में 3 पार्ट्स में डिवाइड करने। पहली चीज तो बिल्कुल बेसिक्स में करते हैं। बेसिक्स में हम सीखेंगे कंपनी होती क्या है, देन कॉर्पोरेट वी का कांसेप्ट क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट कांसेप्ट। दूसरी चीज हम लोग रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। तीसरी चीज रिवाइज करेंगे कंपनी कैसे बनती है और उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं एंड पहला टॉपिक आ गया कंपनी के बारे में बेसिक्स। तो कंपनी को जब भी एक्सप्लेन करना हो हम 3 मेन बातें लिखते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है और परपेचुअल सक्सेशन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे ही कंपनी बनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने का अफेक्ट क्या है, तो अफेक्ट ये है कंपनी इनकॉर्पोरेट होने का कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गया। अब सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, कोई और भी इसे स्यू कर सकता है, ये अपने ही नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकता है। इनफैक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि कंपनी के मेंबर्स डोंट इवन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये लाइन यूज की गई थी इन द केस लॉ मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी। देन लिमिटेड लायबिलिटी होगी कंपनी के मेंबर्स की। एंड उसके बाद थर्ड चीज परपेचुअल सक्सेशन होगी। पीपल में कम एंड गो बट कंपनी गोस ऑन फॉरएवर। कंपनी को लॉ ही बनाता है और लॉ ही बाउंड करता है।
कॉमन सी 2015 तक कंपल्सरी थी, 2015 ऑनवर्ड्स ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो फॉलो कर सकती है चाहे तो नहीं। फिर हम लोग इसमें ये पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स में आप लोगों ने याद से लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब है जिसको प्रेफरेंस मिल रही है इन आइदर और बोथ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। एंड सेकंड चीज है जो इसके अलावा बाकी सारे शेयर्स होंगे उनको हम बोलेंगे इक्विटी शेयर्स। ये फर्दर दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं वनीला इक्विटी शेयर जिन सबके पास सेम राइट्स होते हैं, एक है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट जिसमें वोटिंग राइट स्पेशल टाइप के होंगे जो भी हम बताएंगे उन टर्म्स में। क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने लिखना है कि सबसे पहले होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये मैक्सिमम अथॉरिटी है कि कंपनी कितने शेयर इशू कर सकते हैं। फिर आती है इशूड शेयर कैपिटल कि हमने एक्चुअली कितनी शेयर कैपिटल इशू की। फिर आती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कि लोगों ने कितने शेयर अप्लाई किए। सब्सक्राइब के बाद आती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कि मैंने कितने पैसे मंगवाए हैं। कॉल्ड अप के बाद आती है पेड अप शेयर कैपिटल, उसमें से लोगों ने कितनी अमाउंट पे कर दी। जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिजर्व कैपिटल, उसे बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। अगली चीज आती है हमारे पास कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट टॉपिक में बेसिक्स हो गए, उसके बाद आया कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या है? देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनको इंसुलेट किया गया है फ्रॉम डेट्स ऑफ कंपनी। कंपनी अलग पर्सन है और जो उसके मेंबर्स हैं वो अलग पर्सन है, उनको शील्ड दी गई है कंपनी के डेट्स के लिए, वो पर्सनली लायबल नहीं। बट कुछ केसेस में इस कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है। ओनरशिप जानने के लिए कभी भी इस कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल के केस में इस कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन कॉर्पोरेट विल के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है एज अ शैम तो लीगल फैसेट क्रिएट किया गया है, तो कॉर्पोरेट रियलिटीज जानने के लिए कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं पियर्स कर पुल कर करके देखना कि रियलिटी क्या है। 5 केसेस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है। ये सारी बातें बताई गई थी साल्मो वर्सेस साल्मो केस। टू फाइंड द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का रियल कैरेक्टर क्या है, या फिर टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी से बचने के लिए कंपनी क्रिएट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच से बचने के लिए कंपनी क्रिएट कर रहा है, या फिर टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, कोई पर्सन टैक्स सेव करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर किसी ने सब्सिडीज बना रखी है या कोई भी और चीज जिसमें कंपनी एज एन एजेंट काम करती है, तो यहाँ पे पहला हिस्सा खत्म हो गया। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी के फीचर्स क्या है और कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से तुम्हें कम से कम 15 नंबर का पेपर आना ही आना है, टाइप्स ऑफ फिक्स है कि 15 नंबर का पेपर इसमें से आएगा ही आएगा। पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ कंपनीज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी किस किस टाइप की होती है। लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी होती है 2-3 तरह की। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, कितने पैसे उन्होंने अभी तक नहीं दिए। एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, दे आर फुली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, सेवरल लायबिलिटीज। एक होती है लिमिटेड अप टू अ गारंटी, वो लायबल है अप टू अ स्पेसिफिक अमाउंट। पर दोनों केसेस में, अनलिमिटेड के केस में भी और गारंटी के केस में, इन द इवेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है, बट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप हम उनसे एक्स्ट्रा पैसे मंगवा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसे मंगवा सकते हैं उस केस में भी कोई क्रेडिटर पर्सनली नहीं मंगवा सकता। ये पैसे कौन मंगवा सकते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर ही डिमांड कर सकता है। हर पॉइंट ऊपर केस स्टडी है जो मैं बोल रही हूँ। ये था पहला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। वैसे कभी पूछा नहीं है पर पूछा जा सकता है एक्सेस टू कैपिटल के बेसिस पे किस किस टाइप की कंपनी। एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। अगर किसी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसे हम लोग बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। इसके बारे में अगर कोई स्पेशल रूल्स बनाए जाएंगे, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये एक्स्ट्रा लाइन में हम वो भी लिख देंगे। अगर इसके बारे में कोई स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं वो स्पेशल रूल्स को भी फॉलो। बाकी सारी कंपनीज क्या होती है जो लिस्टेड नहीं होगी, अनलिस्टेड कंपनी। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंपनी किसके साइड की होती है। एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडियरी कंपनी, एक होती है एसोसिएटेड कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी रिलेटिव टर्म्स है। जो कंपनी किसी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, जिसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है उसे बोलते हैं सब्सिडियरी। अब ये पता कैसे चलता है कि कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, अगर मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर
हमें सिर्फ इक्विटी शेयर देखनी है। ज्यादातर पेपर में होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन आया ही नहीं, 90% पेपर्स में होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन आया है। तो अगर किसी कंपनी के पास किसी के मोर देन 50% वोटिंग पावर है या फिर बोर्ड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, हम लोग कहते हैं कि वो होल्डिंग कंपनी में। इसके बारे में 3 स्पेशल रूल हैं। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक कंपनी होती है, सब्सिडरी की सब्सिडरी होती है, एंड गवर्नमेंट की सब्सिडरी गवर्नमेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट आया हमारे पास एसोसिएट कंपनी क्या होती है। जब कोई कंपनी किसी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करे, इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर, तो हम लोग कहते हैं कि एसोसिएट कंपनीज बन गई। एसोसिएट कंपनी कब बनती है? जब एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी के मोर देन इक्वल टू 20% ऑफ टीवीपी टोटल वोटिंग पावर हो, तो हम लोग कहते हैं कि एसोसिएट कंपनी बन गई। टोटल वोटिंग पावर का मतलब ये है इक्विटी कैपिटल प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें से भी हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन। 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होती है ओपीसी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। ओपीसी होती है जिसमें एक ही पर्सन है, वही मेंबर है, वही कंपनी का डायरेक्टर है। परपेचुअल सक्सेशन मेंटेन करने के लिए वो अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करता है। नॉमिनी एमओए में लिखा जाता है, पर नॉमिनी के ऑल्टर होने को एमओए की ऑल्टरेशन नहीं माना जाता, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ऑल्टरेशन। अब बहुत बार पूछा जाता है कि जो ओपीसी का मेंबर है या नॉमिनी है, उससे बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सिर्फ एक नेचुरल पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है, एज में मेजर है, पिछले साल इंडिया में मोर देन 120 डेज रहा था, सिर्फ उसे ही मेंबर या नॉमिनी बनाया जा सकता है। एक पर्सन साइमल्टेनियसली एक ओबीसी का मेंबर बन सकता है, एक ओबीसी का नॉमिनी बन सकता है। अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई है और जो नॉमिनी है वो किसी और कंपनी में भी ओबीसी है, उसे 6 मंथ्स के अंदर अंदर फाइनल डिसीजन लेना। उसके बाद ओबीसी क्या क्या काम नहीं कर सकती, तो 3 काम ओबीसी नहीं कर सकती। एक तो वो किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, वो सेक्शन 8 कंपनी वाला काम नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकती। जो पर्सन है वो कभी भी अपना नॉमिनी चेंज कर सकता है, नॉमिनी खुद भी कभी भी छोड़ के जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके आर्टिकल्स उसके ऊपर 3 तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। कहते हैं मेरे मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 200 मेंबर होंगे। इन 200 की काउंटिंग में जो जॉइंट मेंबर है उनको 1% काउंट किया जाएगा। जिन लोगों को शेयर मिले थे एम्प्लॉयमेंट काउंट नहीं किया जाएगा, जिनको शेयर मिले थे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट बट दे हैव लेफ्ट द जॉब, उनको भी काउंट नहीं करेंगे। पर अब अगर ये शेयर बेच लें फिर दोबारा खरीद लें फिर काउंट किया जाएगा। ये तो थी पहली कंडीशन। सेकंड रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। तीसरी प्रोहिबिशन है ऑन इनविटेशन ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक से आप एप्लीकेशंस इनवाइट नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। सेक्शन को रिवाइज किए, सारे सेक्शंस को रिवाइज कर लें। तो 242 हमने सेक्शन किया था फॉरेन कंपनी का, 252 लिस्टेड कंपनी का, 262 ओपीसी का, 268 प्राइवेट। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी तो जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है। फिर एक हमने सेक्शन किया था होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का। 2 सबसेक्शन 46 इज होल्डिंग कंपनी, 2 सबसेक्शन 87 इज सब्सिडियरी। उसके अलावा कुछ अदर टाइप्स ऑफ कंपनी है। पहले पढ़ते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की पहला मीनिंग है ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी आउटसाइड इंडिया बट काम इंडिया में करती है, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जो प्लेस ऑफ बिजनेस है चाहे फिजिकली है चाहे इलेक्ट्रिकली, चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली, उसे हम फॉरेन कंपनी मानते हैं। स्मॉल कंपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सबसेक्शन 85 स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी, सारा कुछ इंपॉर्टेंट, सारी टाइप्स इंपॉर्टेंट। पिछले 2 अटेम्प्ट से ना प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन नहीं आई, पर उसके पिछले 4 अटेम्प्ट में लगातार स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आ रही है। तो स्मॉल कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 सबसेक्शन 85 स्मॉल कंपनी बनने के लिए पहली बात आपने ध्यान में रखना है पेड अप शेयर कैपिटल, और दूसरी चीज टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 4 करोड़ होनी चाहिए एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ होनी चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 40 करोड़, और शेयर टर्नओवर मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 100 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी परसेप्शन करंट ईयर की देखनी, टर्नओवर मतलब पिछले साल की देखनी, एंड वर्ड है दोनों कंडीशंस पूरी करनी है। स्मॉल कंपनी में स्पेशली 3 कंपनी है जो कि कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, कोई भी होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी।
कोई भी पब्लिक कंपनी, कोई भी सेक्शन ध्यान में रखनी है सारी स्पेशल। मुझे लग रहा है मैंने बड़ा अच्छा पढ़ाया है ये बात। कंपनी तक अच्छे से याद है सब? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम चीजें रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद एक हमने किया था सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स याद करके रखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, कल्चर, किसी भी चीज को। इसके ऊपर 2 रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। पहली रेस्ट्रिक्शन, इट कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। सेकंड, इट मस्ट यूटिलाइज इट्स प्रॉफिट फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। दोनों का मतलब एक। सेक्शन 8 स्पेशल प्रिविलेजेस। आम कंपनी को नोटिस भेजने के लिए 21 दिन का नोटिस भेजना पड़ता है, बट इनको नोटिस भेजना होता है 14 डेज। आम कंपनी में पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती, पर सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकती है। इनके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, नॉमिनेशन कमेटी का, शेयर होल्डर रेम्यूनरेशन कमेटी के रूल अप्लाई नहीं होते। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में इनको अपने नाम के पीछे सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस मिल जाए तो ये सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं, पर इनका लाइसेंस रिवोक भी किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चले कि ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ध्यान से सुनो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चले ये अपने ऑब्जेक्टिव को वायलेट कर रहे हैं, या फिर ये दोबारा सुनो ध्यान से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि सेक्शन 8 कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को वायलेट कर रही है या इनके जो अफेयर्स हैं फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट हो रहे हैं, तो इस केस में इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इनका लाइसेंस रिवोक कर सकती है। उस केस में ट्राइब्यूनल को स्पेशली कुछ बातों का ध्यान, ट्राइब्यूनल जो है इनको हमेशा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। उसके बाद ट्राइब्यूनल इनको वाइंड अप भी कर सकता है, इनका नाम रिमूव भी कर सकता है, इसे अमेलगमेट भी कर सकता है, पर अमेलगमेट सिर्फ उसके साथ कर सकता है कंपनी में सिमिलर ऑब्जेक्टिव। तो 3 बातें हैं, इसे रिमूव भी किया जा सकता है, वाइंड अप भी किया जा सकता है, अमेलगमेट भी किया जा सकता है। 2 केसेस में ऑब्जेक्टिव को वायलेट किया या फिर अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट किया, इन दोनों केसेस में ऐसा किया जा सकता है। और टाइप तो नहीं बची गवर्नमेंट का। 2 सबसेक्शन 45 गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मोर देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छे से रिवाइज करके जाना है कहाँ पे मोर देन है, कहाँ पे मोर देन इक्वल टू है, कहाँ पे वोटिंग पावर है, कहाँ टोटल वोटिंग पावर है, कहाँ पेड अप शेयर कैपिटल। ये स्थिति में अलग-अलग इंपैक्ट आता है। तो मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल, सॉरी मोर देन more than equal to 51% paid up share capital central government, state government का combination partly by central government and partly by state government और governments, किसी भी combination के पास है उसे हम लोग बोलते हैं government। यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वैसे 3 टाइप्स और थे, उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। एक होती है डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी का ही 455 सेक्शन है, किसी को भी बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कितने सालों से नहीं की उसने? 2 साल से नहीं की, 3 साल से? 2 साल से जिसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कहते कोई भी चीज एक्सेप्ट है, उसने सिर्फ अपनी ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन के पैसे दिए, सिर्फ मेंटेन ऑफिस को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस किए हैं, शेयर की कॉल्स ड्यू की है, रिसीव की है, सिर्फ ऐसे एक्सपेंसेस किए और कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। एक हमारे पास आता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिस चीज को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बताएगा तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा जिसे एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट ऐसा काम सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के साथ ही कर सकती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स याद करके जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी 2 एग्जांपल्स याद। थर्ड टाइप की ऐसी निजी कंपनी, निजी कंपनी को ही बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि मेंबर्स के एक दूसरे के हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर हो गया? सेविंग्स प्रमोट करते हैं। सेकंड टॉपिक हो गया हमारे पास। थर्ड टॉपिक आया कि कंपनी बनती कैसे है, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को डाउट है कि कंपनी बनती कैसे। अब आपने पहले तो इसे थ्योरेटिकली दिमाग में कैसे बिठाना, जो आपके दिमाग में नहीं बैठा, फिर देखते हैं कि एग्जाम में करना कैसे। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है नाम कराना, फिर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, उसके बाद में सीओआई। 3 सिंपल स्टेप्स। पहले मुझे नाम बुक करवाना है, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी है और फिर मुझे सीओआई मिलता है। सबसे पहले आ गया नाम के बारे में।
तो हम कंपनी का नाम अप्लाई करेंगे। नाम अप्लाई करने के लिए फॉर्म होगा रन फॉर्म, रिजर्व यूनिक। नाम के केस में ध्यान रखना है कि आपका नाम जो है यूनिक होना चाहिए। एक लिस्ट है कि अनडिजायरेबल वर्ड्स की, उस अनडिजायरेबल वर्ड में वो नाम, उसके पीछे सफिक्स, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, ओपीसी है तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद अब मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना। डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना, एक बनेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ये सेम टॉपिक ना एलएलबी एक्ट में भी है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है वहां पे भी, तो वहां पे भी बिल्कुल सेम ही लिखना है। तो एक हम लोग बनाएंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और हम बनाएंगे एमओए, एओए, और साथ में जाएगा डिक्लेरेशन। ठीक है। हाँ, अगर नहीं लिखा हुआ किसी ने सेम है, मैं जनरली कंपनी दोनों को अगर क्वेश्चन आए तो उसके लिए इसे यूज कर सकते। ठीक है। देन नाम में क्या आएगा, सबसे पहले एक आप लिखोगे सफिक्स के बारे में, अनडिजायरेबल वर्ड नहीं होना चाहिए, और यूनिक। डॉक्यूमेंट्स में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आएगा। एलएलपी के केस में हम लोग वर्ड यूज करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कंपनी के केस में हम वर्ड यूज करेंगे स्पाइस। ये जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जाएगा। ईएमओए जाएगा, ईएओए जाएगा, एंड एक जाएगी डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के ऊपर दो लोग साइन करेंगे, कंपनी के सारे सब्सक्राइबर साइन करेंगे एंड एक प्रोफेशनल साइन करेगा। प्रोफेशनल कौन कौन साइन कर सकता है, एडवोकेट जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हम इसे आरओसी को फाइल करते हैं। अगर आरओसी को लगा कि हमने सब कुछ सही किया है तो एलएलबी में 14 डेज के अंदर अंदर सीओआई देना शुरू। अदरवाइज यहाँ पे जब भी लगा मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है, सीओआई मिल जाती। सीओआई जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस है कि हमारी कंपनी बन गई है एंड इसका अफेक्ट क्या, ये सारा कुछ आपने। आई होप इसके बाद किसी को कोई डाउट ना हो। एक बार बुक से पढ़ ले स्टेप्स क्या है। देखो पहले उन्होंने डिफाइन किया इंट्रोडक्शन में प्रमोटर कौन होता है। तो जो पर्सन के नाम लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में, जिसके दिमाग में आया कि मैंने काम करना है, मैंने कंपनी बनानी है किसी चीज के लिए, उसे प्रमोटर बोलते हैं। जिसे प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में बोला जाए कि वो प्रमोटर है, जो कि कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है डायरेक्टली, जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रमोटर। फिर कंपनी बनाने के लिए कहते हैं सबसे पहले सेक्शन 3 के रूल पूरे करो। सेक्शन 3 कहता है पब्लिक कंपनी के कम से कम 7 पर्सन होंगे, प्राइवेट कंपनी के 2 और 1 पर्सन कंपनी का 1। तो जहां पे भी आपने ये चार्ट बनाया है आप लोग लिखोगे कि ये सब कुछ शुरू करने से पहले हमने इंट्रो देनी है। इंट्रो में हमने क्या बताना है, इंट्रो में हमने 2 चीजें बतानी है। एक हम लोग डिफाइन करेंगे प्रमोटर का मतलब क्या होता है, और एक सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट। प्रमोटर का मतलब क्या होता है, किसी भी चाहे प्रमोटर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसका प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में नाम है, जो कि कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट क्या है, सेक्शन 3 हमें 2 चीजें बताता है। एक तो बताता है कि कंपनी सिर्फ लीगल काम के लिए बना सकते हो, इलीगल काम के लिए नहीं बना सकते, और बताता है नंबर ऑफ पर्सन कि किस टाइप की कंपनी के लिए कितने लोग चाहिए। तो कंपनी कैसे बनती है ये देने के लिए पहला आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे। उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताओगे प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर के वर्ड को डिफाइन करने के लिए 3 वर्ड आ गए। जिस पर्सन को प्रोस्पेक्टस में एनुअल रिटर्न में नेम किया गया है एज प्रमोटर, जो कि कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कस्टम टू एक्ट। सेक्शन 3 कहता है लीगल पर्पस के लिए कंपनी बना सकते हो,
प्राइवेट कंपनी में 2 लोग चाहिए होंगे, ओबीसी में 1 पर्सन चाहिए होगा एंड पब्लिक कंपनी में 7 पर्सन चाहिए होंगे। फिर कंपनी का प्रोसेस शुरू हो गया। सबसे पहले कहते डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दो रजिस्ट्रार। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फाइल कर दो? देखो पहला पॉइंट हमने बताया मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, इसके ऊपर साइन होंगे सब्सक्राइबर्स के। फिर एक डिक्लेरेशन चाहिए, डिक्लेरेशन पे एक प्रोफेशनल साइन करेगा और कोई भी पर्सन जिसका भी नाम आ रहा है आर्टिकल्स में वो साइन करेगा। डिक्लेरेशन में आप लोग क्या बताओगे? आप बताओगे कि आपको किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन और मैनेजमेंट, एंड पिछले 5 सालों में कभी भी आपको गिल्टी नहीं माना गया है किसी फ्रॉड के लिए, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो फाइल किए हैं बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल फेयर है। तो इस चीज को हमने लर्न करना है। डिक्लेरेशन किस चीज की आती है? आपने कंपनी बनाने में कभी भी फ्रॉड नहीं किया, यू हैव नॉट बीन कन्विक्टेड एवर। पूरी जिंदगी में अगर कभी भी फ्रॉड किया ना कंपनी बनाने के लिए तो नई कंपनी अप्लाई ही नहीं कर सकती। कोई और फ्रॉड किया है तो 5 साल तक नहीं कर सकती, ठीक है। एंड आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड करेक्ट दी, आप कोई भी झूठ नहीं बोल रहे, आपने सब कुछ सही दिया। फिर आप रजिस्टर्ड ऑफिस बताओगे, सारे सब्सक्राइबर्स की डिटेल दोगे, देन साथ में एमओए अटैच करोगे एंड किस पर्सन का कितना शेयर है, कौन कंपनी का डायरेक्टर है, वो सब कुछ होता है। तो एक्चुअली जो मैंने नोट बनवाया डॉक्यूमेंट्स वाला, इसमें एन आर ये 2 पॉइंट्स को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताया और क्या क्या डिटेल देनी है, इन पॉइंट्स को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर कहते हैं आपने सीओवाई दे दिया, फिर हम आपको सिन नंबर दे देंगे, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व, ये सारी चीजें ना इस क्वेश्चन के साथ लिंक बनी है। ये इंपॉर्टेंट तो है बट इसके साथ लिंक नहीं है कंपनी कैसे बनती है, वो क्वेश्चन तो यहीं पर ही खत्म हो गया। अब हमें एक एक्स्ट्रा चीज बताई जा रही है, कहते हैं कंपनी बनाने के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे आरओसी को, वो डॉक्यूमेंट कितनी देर तक के लिए संभाल के रखनी है? जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है। दिस सॉल्यूशन तक मुझे हमेशा सारे कागज संभाल के रखने, कभी भी मेरे से डिमांड किया जा सकता। अगर मैं कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दूंगी तो क्या होगा? तो सेक्शन नंबर 447 के अंदर मेरे ऊपर केस चल सकता। अगर कोई कंपनी ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, कहते मान लो कंपनी ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी और कंपनी बन गई और हमें बाद में पता चला कि आपने फ्रॉड किया, तो क्या होगा? अभी भी सेक्शन 447 का फ्रॉड होगा। पर क्या पास्ट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं, पास्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे? वैलिड रहेंगे। पर अगर मैंने फ्रॉड किया है तो अब ट्राइब्यूनल क्या कुछ कर सकता है? ट्राइब्यूनल जो भी ऑर्डर लगे ट्राइब्यूनल पास कर सकता है। ट्राइब्यूनल कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी मेंबर डायरेक्टर्स पब्लिक इंटरेस्ट में जो मर्जी ऑर्डर दे सकता है ट्राइब्यूनल, ठीक है। एंड कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, नाम कैंसिल कर सकता है, उसे वाइंड अप भी कर सकता है। कहता कुछ भी करने से पहले ट्राइब्यूनल क्या देगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग। फिर जो मैंने फॉर्म स्टार्टिंग में बताया था ये एंड में बता रही हूँ। कहते कंपनी बन गई तो अब इसका इफेक्ट क्या है, तो ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कंक्लूसिव एविडेंस है कंपनी बन गई, अब इसे कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे। क्लियर है सबको? आई होप अभी याद हो गया। थर्ड पॉइंट में जहाँ पे सीओआई लिखा है ना उसके साथ ही सिन भी लिखूंगा। फाइलिंग करने के बाद हमें 2 चीजें मिलती है, सीओआई एंड सिन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन। डन है जी। अब आते हैं 3 डॉक्यूमेंट्स। 3 डॉक्यूमेंट्स है, पहले एमओए और एओए को समझ लो। एमओए में 6 बातें लिखनी होती है, एनआरओ क्लास, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल, लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। जो ओपीसी होती है उसमें एक और क्लॉज आता है, नॉमिनेशन क्लॉज। देन आर्टिकल्स में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी जाती है, कंपनी का मैग्ना कार्टा होता है एंड कंपनी इंटरनली कैसे चलेगी उसके सारे बाय लॉज लिखे जाते हैं एओ। अब अगला पॉइंट है, इसमें कुछ टेबल्स भी गिवन होते हैं, हम चाहें तो न्यू एमओए बना सकते हैं, नहीं तो जो आरओसी ने कंपनीज एक्ट में टेबल्स दिए हैं उन फॉर्मेट्स को भी यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है डॉक्ट्रिन। 3 डॉक्ट्रिन है। पहला डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावर्स, कहता है कोई भी कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो कि उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज उसे अलाउ है। अगर कोई कंपनी ऐसा कोई काम करती है जो कि उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के ही बियॉन्ड, दैट एग्रीमेंट वुड बी वॉइड ऑफ इंडस्ट्री। कहते हैं अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड है उसे रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता, सारे शेयर होल्डर्स मान जाए उसे फिर भी रेटिफाई। अगर कोई चीज बियॉन्ड पावर ऑफ डायरेक्टर थी उसे रेटिफाई किया जा सकता है, पर अगर कोई चीज बियॉन्ड पावर ऑफ कंपनी है उसे रेटिफाई किया जा सकता। अगर उसमें कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट होती है वो वैलिड है नहीं। पर अगर कंपनी ने कोई पैसे रिसीव किए थे और उन पैसों को अभी तक यूज नहीं किया
तो हम इंजंक्शन का ऑर्डर ले सकते हैं, या फिर कंपनी ने वो पैसे यूज किए टू डिस्चार्ज लीगल डेब्ट, डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कंपनी के लिए ही पैसे यूज हुए, उस केस में भी कंपनी लायबल है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं डॉक्टर अल्ट्रा वायरस का, क्यों ऐसा क्यों है, क्यों बोला जा सकता है प्रैक्टिकली इसका कोई फायदा ही नहीं? अगर सब गुड इंटेंट के साथ काम कर रहे हैं तो इसका जेन्युइनली कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अगर आपने कोई भी काम करना है जो कि ऑब्जेक्ट लॉस से बियॉन्ड जाता है, आप पहले एमओए को ऑल्टर करोगे, उसके बाद आपको काम कर लोगे, शेयर होल्डर से परमिशन ले लोगे। तो ऑल्ट्रेशन कोई बड़ा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, पुराने कंपनीज एक्ट में ऑल्ट्रेशन बड़ा ही लेंथी प्रोसेस था, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था, उस टाइम पे इसकी बड़ी रेलेवेंस थी। पर आज के टाइम पे अगर जैसे मैं मान लो अपनी कंपनी का कोई रूल चेंज करना चाहती हूँ, कोई डिफिकल्ट काम थोड़ी है, तो मैं ऐसे एमओए भी ऑल्टर कर सकती हूँ। बट अगर कोई गुड फेथ में काम नहीं कर रहा, उस केस में शेयर होल्डर्स के पैसे को चेक करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टीशन, यानी जो मेंबर्स हैं वो कंपनी का ऑब्जेक्ट लॉस तो देख सकते हैं, क्योंकि जो एमओए है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन सही तरीके से फॉलो हुए या नहीं हुए थर्ड पार्टी से चेक नहीं कर सकते। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये बात एस्टैब्लिश की गई थी इन द केस लॉ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइन, इसीलिए इसका नाम टर्कवाइन भी है, पर इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी को ही नेग्लिजेंस में बोलते हैं। तो उसके बाद एक और ये 2 रूल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि थर्ड रूल है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव। तो सेक्शन नंबर 399 में कुछ डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बोला गया। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये कोई भी पर्सन से डिमांड कर सकता है और उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है एट एन ऑप्शनल कॉस्ट। तो अब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसने इन डॉक्यूमेंट्स को रीड एंड अंडरस्टैंड खत्म हो गया काम। कोई कंफ्यूजन डाउट क्लियर है सबको? और कुछ बताओ किस चीज की जरूरत, कौन सा एक्ट करेंगे? ब्रेक चाहिए? तुम तो बोल ही थे, तुम तो सारी मेहनत तो मेरी लग रही है, तुम लोग किस लग रहे हो? ब्रेक चाहिए या जाके अकाउंट्स पढ़ो, क्योंकि 13 को है ना पेपर, तो जाके अकाउंट्स पढ़ो। मुझे लगता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सुबह अभी हमने रिसेंटली एंड सफिशिएंट टेस्ट भी दिए हैं, अगर डाउट्स है तो डाउट पूछ लो, अदरवाइज जाके 1 घंटा रेस्ट करो और फिर अकाउंट्स पढ़ने लगो। बाकी एज यू गाइस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको रिक्वायरमेंट लग रही है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी या नेगोशिएबल, किसी भी एक्ट। एलएलपी तो 5 मिनट मतलब अभी कंपनीज एक्ट के साथ रिवाइज हो गया, उसमें एक क्वेश्चन मिली है एलएलपी का कॉन्सेप्ट, हाइब्रिड है, ऑल्टरनेटिव सीबीवी है, दोनों के फायदे, फिर उसके फीचर्स आ गए, फाइनेंशियल एलएलपी डेफिनेशन, स्मॉल एलएलपी। बताओ भाई किसी को रिवीजन चाहिए? बाकी 3 एक्ट्स में से किसी की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आ कल सुबह 1 घंटे का सेशन लो, क्योंकि तुम लोग ना अभी समझने वाले मोड में हो नहीं, कराने का कोई फायदा नहीं मुझे पर्सनली लग रहा है, क्योंकि नहीं तो तुम अकाउंट्स नहीं पढ़ पाओगे जाके, एक 1.5 घंटा जाके रेस्ट करो और फिर जाके अपना अकाउंट्स। अच्छा अब सुनो मेरी एक और बात, जाने से पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जो भी बच्चे हैं बहुत सारे क्लास है, यस मैम, ऑफलाइन वाले भी ध्यान से अकाउंट्स के सारे थ्योरी क्वेश्चन 2 घंटे प्रॉपर लगा दो, कोई आलस नहीं। अब जो तैयारी है ना वो 90+ वाली तैयारी एंड अचीवेबल, ऐसे सोचो कि मैम आप तो ऐसे बोली जा रहे हैं, वो बिल्कुल विद इन द रीच है, वो अचीवेबल है। तुम लोगों की जो लेवल की तैयारी है ऑल ऑफ यू डिजर्व, तुम सबके 70+ मार्क्स, तो सिर्फ 2 घंटे जब तुम्हारे में पूरी एनर्जी हो तुम एक बार सारे जाके डिस्कस, और जो मैं लिस्ट बना के भेज रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, शायद आपको स्टूपिड लगे पर फिर भी करती, हाथ से करनी है, ऑडिट नहीं करनी, ठीक है? जो आपने मार्क किए हुए हैं प्रीवियस ईयर आरटीपी एमटीपी वाले टेस्ट में गलत थे वो क्वेश्चंस करो, तुम्हारे पास 2 दिन है अकाउंट्स के लिए, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भेज रही हूँ 2 दिन बहुत ज्यादा, 2 दिन में वो सारे क्वेश्चन पेपर हाथ से करो और जो मार्क किए हैं ठीक है? अपना जो भी साथ सामान लेके जाना है पेपर के वो रेडी करके रखो,
लॉ के लिए भी आपको सिमिलरली लिस्ट भेजूंगी। जैसे मैंने आप में से किसी ने वो पेज पढ़ा है तो मैंने भेजा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैंने लिखा है कि क्वेश्चंस के लिए वेरी एडवाइजर सारी फॉलो करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में लिख रही हूँ। लॉ में मैं रिवर्स करूंगी। लॉ में केस स्टडीज तो सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करके जाने आईसीए के। थ्योरी क्वेश्चंस की लिस्ट भेजूंगी कि ये क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीटेडली आस्क्ड, उनको अच्छे से याद करो। 90% वो आपको याद होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।